शुरू किया जाए। याद करते रहिए एटॉमिक नंबर, ग्रुप नंबर और प्रॉपर्टीज ऑफ गैस होते रहेगा, ठीक है। हम लोग बीच बीच में उसको पूछते भी रहे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स को के इंट्रोडक्शन के दौरान किस ग्रुप में एंटर करेंगे? कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस बोलते हैं हम लोग 6A ग्रुप के एलिमेंट्स को, ऑक्सीजन वाली फैमिली को। तो इसकी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत, इसमें 2 एलिमेंट हमारे यूज का है ज्यादा। कौन कौन? एक ऑक्सीजन और दूसरा सल्फर। तो इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेलोजेंस वाली सारी चीजें क्लियर है? किन्हीं को कोई क्वेश्चन रेज करना है? कुछ भी नहीं ना? चलो आ जाओ। अगर 16th ग्रुप लिया जाए, जिसको आप अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से क्या बोलते हो? 6A। तो अपने मेंबर्स क्या क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम अपना क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अनस्टेबल एलिमेंट है और कैंसरस एलिमेंट। आप इनको कैल्कोजेंस बोलते हैं। नहीं, कैल्कोजेंस का क्या मतलब होता है? जैसे हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, तो कैल्कोजेन का क्या मतलब होता है? कोई बताओगे? ओर फॉर्म। गुड। कैल्कोजेन मीन्स ओर फॉर्म। सीखते जाएंगे ओर फॉर्म। ठीक है, अब बारी बारी से पॉइंट डिस्कस किया जाए। ऑक्सीजन कौन सा एलिमेंट है? गैस। और बाकी ये सारे क्या है? सॉलिड। सल्फर क्या होता है? सॉलिड। सेलेनियम, टेल्यूरियम ये सब सारे क्या है? नीचे। ऑक्सीजन अकेला गैसियस एलिमेंट है। अगर हम देखें ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स अगर हैं, तो इसमें कौन एलिमेंट सबसे ज्यादा ओर बनाते हैं? ऑक्सीजन एंड सल्फर। ओर आप समझते हैं, ओर एंड मिनरल सिमिलर टर्म है, थोड़ा अंतर है, डिफरेंस है। लेकिन मेटल का या किसी भी एलिमेंट का जो अर्थ के अंदर सोर्स है, जिससे हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो हमारा वही सोर्स क्या कहलाता है? मिनरल, मिनरल या ओर। ठीक है, तो आपने अधिकांश ओर्स देखे होंगे, उनका फॉर्मूला देखिए अगर, तो या तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो, या सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। जैसे गैलेना लेड का ओर है, पीबी का ओर है, गैलेना क्या है फॉर्मूला याद है? पीबीएस। याद रहना चाहिए ये सब, आज लिख दिया मतलब अब याद है। जैसे SnO2 टिन का ओर है, क्या है बताओ? क्या बोलते हो इसको? कैसीटेराइट। बोलो, SnO2। जैसे जिंक का ओर है, क्या है बताओ? ZnS। क्या बोलते हो उसको? जिंक ब्लेंड। नीट में पूछा हुआ है एस्फेलेराइट करके। या जिंक ब्लेंड बोलते हैं। क्या है फॉर्मूला इसकी? ZnS। जिंक ब्लेंड सभी को याद है, नीट ने एस्फेलेराइट करके पूछा था। जैसे एल्यूमिनियम की ओर है, क्या है बताइए? बॉक्साइट। क्या है बॉक्साइट की फॉर्मूला? Al2O3.2H2। वाटर बड़ी खतरनाक चीज है, एक एक मॉलिक्यूल बदलने से सब्सटेंस का नेचर, कॉस्ट, हार्डनेस, अबंडेंस सब बदल जाएगा। .3H2O लग जाएगा तो वो हो जाएगा गिब्साइट। 2H2O है तो बॉक्साइट। हेमेटाइट ये नहीं हुआ, वो अलग है। बिना वाटर के डिहाइड्रेटेड जब है तो उस समय एल्यूमिना, कोरंडम स्ट्रक्चर, सभी का स्ट्रक्चर बदल जाता है। Fe का ओर है, क्या है? Fe का ओर बताओ? हेमेटाइट ना। फॉर्मूला बोलो। Fe2O3 होता है ना, .3H2O। मैग्नेटाइट भी होता है, फॉर्मूला बोलो मैग्नेटाइट का। Fe3O4। तो ये सब ओर से नॉर्मल आप देख रहे हैं कि सारा। कॉपर का ओर क्या है? कॉपर पैराइट्स, कॉपर पायराइट्स। फॉर्मूला बोलो CuFeS2। इसमें दो दो एलिमेंट है, लेकिन ये ओर किसका है? कॉपर का। कॉपर भी मेटल है और आयरन भी। तो मेरे ये समझाने का मतलब है कि आप अगर कोई भी ओर से लेकर के अगर देखते हैं तो वो मोस्टली या तो किसके एलिमेंट है? ऑक्सीजन के, या फिर मोस्टली सल्फर के।
इन दोनों का ही सबसे ज्यादा वो एलिमेंट है। कोई भी अगर हम क्या लेते हैं, ओर लेके देखते हैं, ध्यान से समझे। अर्थ में मेटल्स तो बहुत अमाउंट में, अर्थ में मेटल्स बहुत अमाउंट में है कि नहीं है। हम लोग सैकड़ों साल से लोहे को निकाल रहे हैं अर्थ से, क्या समाप्त हो पा रहा है? क्या नहीं। और क्या सिर्फ आयरन निकाल रहे हैं या और भी चीजें, कॉपर निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं। इंडिया में तो सबसे ज्यादा कौन से दो मेटल्स हैं अर्थ में? आयरन एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए इन दोनों का कॉस्ट हमारे यहाँ सबसे कम है। तो इतने सालों से, हम सैकड़ों सालों से अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं किस चीज को? मेटल्स को। लेकिन फिर भी वहां तो मेटल का अबंडेंस है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल के ऊपर अर्थ पे यूज कर रहे हैं, फिर वो रिसाइकल होकर वापस कहां चला गया? अर्थ में ही जा रहा है, अर्थ से कहीं बाहर तो जा नहीं रहा। ठीक है, अब है पॉइंट की, तो अर्थ में इस तरह से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा? अर्थ में, अर्थ अलग चीज है, एनवायरमेंट अलग चीज है, एटमॉस्फेयर अलग चीज है। मैंने एटमॉस्फेयर की बात नहीं करी, अर्थ की बात की। अर्थ में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट? अब पहले आराम से समझिए, अर्थ कोई एक सब्सटेंस तो नहीं है, इसमें लाखों तरह के सब्सटेंसेस है ना। लेकिन सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। चाहे आप मिट्टी ही बोलते हैं, तो मिट्टी भी तो कुछ एलिमेंट्स के कॉम्पोजिशन है ना, एमॉर्फस है, लेकिन कुछ तो कॉम्पोजिशन है इसका, वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ये भी समझ रहा है, हर जगह की मिट्टी क्या है, अलग अलग। कहीं लाल मिट्टी है तो आयरन ऑक्साइड ज्यादा, या बॉक्साइट है, उसमें बॉक्साइट में रेड बॉक्साइट है, लेकिन सब में तो कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अर्थ में ओवरऑल कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है कॉम्पोजिशन? क्वेश्चन समझ में आया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बोला। जैसे आपसे बोला जाए एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन। सेकंड नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन। तो उसी तरीके से आपसे क्या पूछा? अर्थ में सोचो और बताओ। बताओ, बोल ही नहीं रहे हो। सॉरी, हाँ, क्या बोले? अर्थ में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम। ठीक है, बताइए क्या? एल्यूमिनियम। आप लोग ऐसा सोचते हैं कि अर्थ में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है? एक दिन तो बताया भी था इसको थोड़ा सा। एल्यूमिनियम मेटल में अर्थ में सबसे ज्यादा है। हमने एलिमेंट पूछा है, ऑक्सीजन रफली याद करवाया था, भूल गए। अर्थ के मास का लगभग आधा मास अकेले किसका है? ऑक्सीजन का, लगभग। और 1/4 मास किस एलिमेंट का बताया था? लगभग। भूल गए आप लोग? चलो ऐसे समझो, ठीक है, नहीं भूलोगे कभी। अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है? मेटल, या फिर आपको लगता है कि ये सॉइल, रॉक्स, ये सब जो देखते हैं, स्टोन, ये है क्या है? मेटल है। सॉइल से ज्यादा है मेटल अर्थ में। सॉइल मिट्टी, अर्थ मेजर क्या है? सॉइल और रॉक्स है ना। रॉक्स में मेटल्स हो सकते हैं, सॉइल में मेटल्स हो सकते हैं। सॉइल मेटल थोड़ी ना है, सॉइल मेटल है। तो मिट्टी से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्ले, मिट्टी, रॉक्स, ये तो सबसे ज्यादा होगा ना। और ये जो सब्सटेंस है, ये कौन से सब्सटेंस है? SiO2 बेस्ड।
मतलब जैसे ग्लास को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे बेसिक फॉर्मूले से, किससे, SiO2 से, वैसे ही मिट्टी, बालू या रॉक्स का जो एलिमेंट्री फॉर्मूला है वो कहां से शुरू की जाती है। अब इसी में ढेर चीजें ऐड होती जाएंगी। तो अर्थ, पूरे अर्थ को अगर आप सोचे तो आप खोदते क्या है, मेटल की मिट्टी। तो क्या खोद रहे हो, बोलते हो अर्थ को खोद रहे हैं, तो क्या खोदते हो, मिट्टी खोद रहे हो। तो भाई मेटल कैसे बोल दिए सबसे ज्यादा। अब आ जाओ, मतलब सिलिकॉन अच्छा अमाउंट में हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि पूरे सॉइल में सिलिकॉन है, रॉक्स में सिलिकॉन है, रॉक्स भी यही है, सिलिकेट है, वो भी सिलिकेट मटेरियल, उसमें भी सिलिकॉन, ऑक्सीजन। अब आप जरा गौर करें, जहां भी SiO2 लिखते हैं या आप सिलिकेट लिखेंगे तो सिलिकॉन के मोलर मास से काफी ज्यादा कौन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो अब पॉइंट को अच्छे से समझा जाए। उसके बाद अर्थ पर वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है कि नहीं, वाटर तो मिट्टी नहीं है, वाटर में हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का एक अच्छा खासा पार्ट कौन लिए हुए है, ऑक्यूपाई किए, वाटर। हालांकि डेप्थ के हिसाब से नहीं, लेकिन लिए हुए तो अच्छा अमाउंट में है ही ना, अगर हम एरिया के हिसाब से देखें। तो H2O में भी ऑक्सीजन का मोलर मास अच्छा है, 16 है, 16 है। कुल मिलाकर के अर्थ का सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट अर्थ में कौन है, ऑक्सीजन। कितना, लगभग 50%। सेकंड नंबर पर कौन है, सिलिकॉन, कितना, लगभग 25%, लगभग, ऐसे याद रख सकते हो। थर्ड नंबर पे वो मेटल है एल्यूमिनियम, और फोर्थ नंबर पे वो मेटल है आयरन। तो रफली सबसे ज्यादा अर्थ में कौन हो गया, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, लगभग अप्रॉक्स क्या याद रखेंगे आप, 50। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उससे तो 1-2-3% नीचे होगा, या 1-8% मान लो ऊपर कर दिया, तो गेस तो कर सकते हो। सिलिकॉन अप्रॉक्स कितना, अप्रॉक्स, ठीक है। तो चलो, हाँ अब एक पॉइंट, ये जो मैंने बताया ये किस हिसाब से बताया, बाय मास या बाय वॉल्यूम, सोचो, बाय मास, किस हिसाब से बताया गया। और एयर में जो आप नाइट्रोजन बोल रहे हैं किस हिसाब से बोल रहे हैं, बाय मास या बाय वॉल्यूम, क्योंकि गैस में हम वॉल्यूम टर्म ज्यादा यूज करेंगे। तो एयर में बाय वॉल्यूम है और अर्थ में बाय मास है। अच्छा अब आ जाओ, एक और पॉइंट है, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना, हाँ। फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पर हीलियम, थर्ड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे ऑक्सीजन, फोर्थ पे हाँ कार्बन, हाँ सही बोल रही हो, चलो वाह। तो फिफ्थ बता दो ना, नाइट्रोजन नहीं, फिफ्थ पे नियोन, सिक्स्थ पे नाइट्रोजन। तो हाँ फोर्थ नंबर पे ऑक्सीजन, और यूनिवर्स में ऑक्सीजन बहुत कम, अगर ज्यादा होता तो समाप्त हो गया होता यूनिवर्स। तो आ जाइए, कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, मिनरल्स की वजह से, सॉइल्स की वजह से कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सेकंड नंबर पर सिलिकॉन, थर्ड पे एल्यूमिनियम, फोर्थ पे आयरन। रॉक्स कई तरह के होते हैं, जो सिलिकेट होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, रॉक्स में एल्यूमिनो सिलिकेट्स बहुत होते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा होता है। ये देखो लगभग, ये ऐसे याद रखते हो, क्योंकि एग्जैक्ट परसेंटेज तो कोई फाइंड आउट कर ही नहीं सकता ना। 47.4%, लगभग 50 है, 23% लगभग 25 है। देखो मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूं, 7.4 यहां से ले लिया, ये सब लगभग है, और इसको उलट दिया 4.7, नहीं समझे। और अगले नंबर पर है मैग्नीशियम कैल्शियम। अब जरा सोच के देखिए, ये अप्रॉक्स कितने में चला गया, 50 में, ये अप्रॉक्स कितने में चला गया, 50 में ना जी, ये अप्रॉक्स कितने में चला गया, 25 में, मतलब मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये अप्रॉक्स ले जाना है तो 8 में, 8 से 10 में जा सकते हैं, ये अप्रॉक्स ले जाना हो तो किस में जा सकते हैं, 5 में। तो एक रफ आइडिया आपको इससे मिलेगा, ठीक है। बाकी याद रखने के लिए याद रख लिया 47.4, तो 7.4 लगा दिया और उलट दिया, तो मैं ऐसे ही याद रखता हूं, ठीक है। चलिए आइए, तो कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, मैग्नीशियम कैल्शियम लेस देन 2%। अब आप इसी टॉप 5 एलिमेंट को अगर जोड़ ले तो आप देख ले परसेंटेज आपका 80 से ज्यादा हो गया। तो अर्थ का 80% से ज्यादा मास, और ये किस हिसाब से लिखा है, बाय वॉल्यूम या बाय मास, बाय मास।
अगर वहीं पर कॉम्पोजिशन ऑफ यूनिवर्स बोले तो क्या बताया, सबसे ज्यादा कौन जी, हाइड्रोजन, कितने परसेंट अप्रॉक्स, सेकंड नंबर पर हीलियम, थर्ड पे क्या बोला ऑक्सीजन, फोर्थ पे कार्बन और फिफ्थ पे नियॉन। आपकी एनसीईआरटी में सब अलग अलग जगह पे लिखी हुई। जब आप हाइड्रोजन चैप्टर पलटोगे तो वहां लिखा हुआ हाइड्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। जब आप इनर्ट नोबल गैस पढ़ोगे तो वहां पे लिखा मिलेगा हीलियम इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। कार्बन चैप्टर 11th का पी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा मिलेगा कार्बन इज फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। हाइड्रोजन अप्रॉक्स कितने परसेंट बोला, 70, अप्रॉक्स 20, ये दो एलिमेंट मिलके कितना हो गया 98, सोचो। और ये अप्रॉक्स 1%, मतलब 3 एलिमेंट में ही 99% है। यूनिवर्स में 3 ही एलिमेंट में 99%। ऑब्वियस है, कैसे हो सकता, यूनिवर्स का मतलब क्या है, सारे प्लैनेट्स ना। तो सॉलिड मटेरियल का क्या लोगे, वॉल्यूम की गैस, वॉल्यूम की मास, तो फिर सोचना क्या, अर्थ भी आ गया ना उसमें। ठीक है, तो अर्थ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। सभी क्वेश्चंस अलग अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, अर्थ अलग है और यूनिवर्स अलग। ठीक है, आइए अब हम लोग बारी बारी से सारे एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत देखें। ऑक्सीजन पर थोड़ी बातें की जाए। ऑक्सीजन, अच्छा पहले इस ग्रुप में एक नेचर लिखा जाए, मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट अंदाजा लगाइए, इसमें मेल्टिंग पॉइंट किधर की तरफ होगा, चूंकि सॉलिड एलिमेंट है। ध्यान से सुने, एलिमेंट्स कैसे हैं ये भी थोड़ा बात करना सीखें अच्छे से, या क्वेश्चंस कैसा आता है ये समझें। कभी आपसे पूछेगा एमपी, कभी आपसे पूछी जाएगी बीपी, और कभी आपसे पूछी एमपी बीपी दोनों सकती। मतलब कहीं कहीं पे दो सब्सटेंस का कंपेयर जो किया जाएगा वो एमपी पूछा जाएगा, और कहीं पर कुछ सब्सटेंसेस का बीपी पूछा जाएगा, वहां एमपी नहीं पूछेगा। हो सब कुछ सकता है सबका, लेकिन पूछने का तरीका मैं बता रहा हूं। और कहीं कहीं पे किस कुछ सब्सटेंसेस में दोनों पूछ लिए जाएंगे। जैसे हैलोजेंस में दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं, कारण उनके एलिमेंट सॉलिड भी हैं और लिक्विड भी हैं और गैस भी। लेकिन जरा सोचो, सामान्य तौर पे कोई मेटल का अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या पूछेगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड है, उनका एमपी पूछेगा, क्योंकि मेटल सॉलिड है। तो बॉइलिंग क्यों पूछेगा, हम साइंटिस्ट थोड़े नहीं यार, हम स्टूडेंट हैं। हाँ, हमें कहीं कहीं पे तैयार रहना चाहिए कि यहां एमपी भी पूछ सकता है, यहां बीपी भी पूछ सकता है, और ये डिफरेंशिएट करने भी आना चाहिए कि कहां पर एमपी पूछेगा और कहां बीपी पूछेगा, कहां दोनों। तो अगर मैंने बोला आयोनिक कंपाउंड से, मान लो 4 आयोनिक कंपाउंड का पूछा। आयोनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड या लिक्विड या गैस, क्या होते हैं, सॉलिड। तो जब आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं तो उनका क्या पूछना ज्यादा हमारे लिए सही है, मेल्टिंग पॉइंट, और वही पूछेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सॉलिड एलिमेंट भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, इसलिए इनका क्या पूछा जा सकता है, दोनों पूछा जा सकता है। अच्छा अब ऐसे सोचो, इनर्ट गैस में क्या पूछना चाहिए, क्या पूछेगा वो, मेल्टिंग पॉइंट की बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों जी, वो सारे गैसियस एलिमेंट्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स ज्यादातर या तो गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं, मोस्टली सुना है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का ज्यादातर क्या पूछा जाएगा अपने से, बीपी पूछा जाएगा। तो कहीं कहीं पे दोनों चीजें भी पूछी जा सकती है, हमें तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, इन एलिमेंट्स के ग्रुप में क्या पूछा जाएगा आपसे, दिमाग लगाओ, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मोस्टली एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड है, इसलिए इनका क्या पूछा जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। जेईई में 2022 का क्वेश्चन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेट पूछा हुआ। ठीक है, अब आइए बताइए इसमें मेल्टिंग पॉइंट किधर है, डाउन। कैसे लगा, मोलर मास लगाया। अब अच्छे से सुनो, मोलर मास लगाया, यही लगाया ना, यही लगाया या कुछ और, सोच के बोलो पहले। या ये देखा कि ऊपर गैस और नीचे सॉलिड है, दोनों देख लिया, बहुत बढ़िया। अब आइए, मैंने आपको क्या सिखाया था, मोलर मास आप कब लगाते हैं,
इनऑर्गेनिक बड़ा अलग तरीके का चीज है भाई, बहुत अलग तरीके का चीज है। हो सकता है कि इनऑर्गेनिक में आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया फिर भी आंसर सही आ जाए। इससे क्या होती है ना, आप अक्सर आंसर लाने के लिए अपने मन का कॉन्सेप्ट मतलब गलत कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिलता है। हो सकता है आपने गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हो, आंसर सही लाया हो। हमने क्या सिखाया था, मोलर मास किस वक्त लगाते हैं, आराम से सोचिए। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास कब लगाते हैं? जब वेंडरवॉल फोर्स लगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वेंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा तब होती है जब मोलर मास क्या हो जाता है, ज्यादा। सही है? तो आपको वेंडरवॉल फोर्स कब लगेगा, जब मॉलिक्यूल हो तब ना लगेगा। यदि मॉलिक्यूल नहीं है तो क्या वेंडरवॉल फोर्स अप्लाई होगा? सोचिए जरा। तो यहां पर किस किस केस में मॉलिक्यूल है, पहले क्लास में तो यही पढ़ाया था, बॉन्डिंग इन एलिमेंट्स। इसीलिए मैंने बोला बहुत सुंदर तरीके से बताया। बोलो ऑक्सीजन अगर सॉलिड है तो वो कैसा होगा, मॉलिक्यूलर होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर्मूला क्या है, O2, तो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर होगा। अच्छा, सल्फर मॉलिक्यूलर है या नहीं है? है। क्या मॉलिक्यूल बताया था इनके, S8, S6, S20, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन दोनों में आप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, मोलर मास। अब अगला आइए, सेलेनियम मॉलिक्यूलर होगा या नहीं होगा? कैसे पता चला नहीं होगा? मेटलवाइड्स, मेटलवाइड्स के दोनों हो सकते हैं, किसी किसी के, और किसी किसी का एक तो सबका है। कौन वाला, कोवेलेंट नेटवर्क, वो सबका है, फर्स्ट क्लास में बताया था। तो आप बताइए ना कि टेल्यूरियम में आप जाके क्या लगा रहे हैं, मोलर मास, तो गलत लगा रहे हैं ना। ये किस तरीके के सॉलिड होगी, मोलर मास वाली या फिर फैलने वाली? फैलने वाली, मॉलिक्यूल वाली नहीं होगी ना, तो आप गलत लगा रहे हैं। कुछ आया समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन आपने गलत लगा के भी आंसर सही लाया, कैसे जरा देखिए भाई। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर और ये नेटवर्क है, तो नेटवर्क तो ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, पढ़ा हमने, नेटवर्क का मेल्टिंग पॉइंट ऐसे ही ज्यादा होगी। तो मेटलॉइड नेटवर्क में जब होते हैं तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तो ऊपर वाले से नीचे वाले की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गई। वहां पर उन दोनों में इसका मोलर मास ज्यादा, इसलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गई, और इधर में नेटवर्क है इसलिए ज्यादा हो गई। अब नीचे धीरे धीरे मेटल भी तो आ रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने से भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गई। तो एग्रीगेट अगर कुल मिला के बातें करूं तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया नीचे। लेकिन आपने सही लगाया था कि गलत? आंसर सही ले आए थे। आदत हो गई है तुम लोगों को सबको, ऑनलाइन में नहीं, टीचर एक बार भूल गए बेटा पढ़ना, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही में एग्जाम दे के नीट वाला आया, पेन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हा? बिना पेन लगाए ही निकल गए थे पेपर से बाहर। गजब हिसाब किताब है भाई। चाहते हो कि मतलब बड़े आराम से ईज से हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से भाग करके कहां जाओगे। तो ये दोनों नेचर में कैसे हैं, मॉलिक्यूलर। ये दोनों कैसे हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स, है ना। लेकिन नीचे जाने पर ओवरऑल मेरा मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूलर में नीचे इधर मोलर मास हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कुल मिला के इस ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ बढ़ गया। लेकिन अब एक बात समझ में आ गई कि धीरे धीरे हमारा ट्रेंड अब उतना सिंपल नहीं रहेगा कि मैं मोलर मास लगा दूं। 8A में लग गया, 7A में लग गया, 6A में कहीं लगा कहीं नहीं लगा, 5A और खतरनाक हो जाएगा। 1A में लगाओगे तो ट्रेंड हो सकता है कि नीचे न जाके उल्टा हो जाए, तो देखना पड़ेगा 1A को। तो चलिए, हाँ बोलिए फिर से। कौन, टेल्यूरियम मेटेलिक सॉलिड क्यों बोल रहे हो? नहीं, टेल्यूरियम क्यों मेटेलिक सॉलिड होगा? नहीं, टेल्यूरियम मेटेलिक सॉलिड नहीं होगी, टेल्यूरियम मेटलवाइड है, ठीक है। पोलोनियम को कह सकते हो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस हो गया। अब एक एक करके हम लोग आते हैं। अब सबसे पहली एलिमेंट कौन सी ली जाए, ऑक्सीजन। क्या ली जाए जी? चलिए, क्या एलोट्रॉपिक एलिमेंट है या नहीं?
एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट, एलोट्रॉप समझते हैं, अपरूप जिसको आप बोलते हो। एक ही एलिमेंट के कई फॉर्म्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। उनके प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ना। एक ही एलिमेंट के जो कई सारे एलिमेंटल फॉर्म्स होते हैं वो एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कार्बन के हो गए ग्रेफाइट, डायमंड, फुलडेंस वगैरह। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है। इसका दो मेजर एलोट्रॉप है, बताएंगे कौन कौन से? ओजोन एंड ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। इसके अलावे भी है लेकिन हम दो को याद रख सकते हैं। यहां पे चलो लिख दिया मैंने ऑक्सीजन O2, और यहां मैंने लिखा चलो ओजोन। क्या फॉर्मूला हो गया? मैंने बोला इसके अलावे भी, इसलिए डॉट डॉट लगाया, लेकिन हम लोगों को नहीं पढ़ना है तो चलो ध्यान नहीं दे रहे। अब आ जाओ, अब दोनों को थोड़ा सा कंपेयर किया जाए, दोनों के प्रॉपर्टीज को हल्का सा कंपेयर किया जाए। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये गैस है या क्या है? गैस। अच्छा, ये क्या है? ओजोन क्या है? गैस। दोनों में से कलरलेस गैस कौन है? कलरलेस गैस। क्या आपको पता है कि अगर इसको लिक्विफाई कर दिया जाए तो किस तरीके का कलर दिखेगा ऑक्सीजन का? कैसा दिखेगा? डीप ब्लू। ठीक है, कलरलेस गैस लिक्विड स्टेट में कैसा दिखेगा? डीप ब्लू लिक्विड। ओजोन किस कलर की गैस है? अभी प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आप याद करो, उसमें ऑक्सीजन भी आएगा और ओजोन भी आएगा। ओजोन किस कलर का गैस? वाह जियो मेरे शेर, आसमान नीला है ना दिखता है बे। कभी नहीं सुने हो? अरे नहीं देखे हो कभी? तो क्यों है ब्लू? दो चीजों की वजह से, एक वो सी का भी रिफ्लेक्शन है, सी वाटर का भी एक रिफ्लेक्शन है, और सेकंड ओजोन लेयर के कारण। तो ऑक्सीजन हमारी कैसी हो गई? पेल ब्लू गैस, हल्का सा नीला। लिक्विड में ये भी ब्लू हो जाएगी, लिक्विड में ये भी, तो ये भी हमारी ब्लू लिक्विड। सी वाटर के ब्लू होने का कारण ऑक्सीजन नहीं है इस तरीके से। वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वहां सॉल्युबल है ना। तो ऑक्सीजन जो सॉल्युबल है तो वो गैस फॉर्म में सॉल्युबल है कि लिक्विड में? ना, गैस में। वो गैस फॉर्म में सॉल्युबल, हम लोग देखेंगे बाद में, उसको सीखेंगे। तो कलरलेस गैस, ये पेल ब्लू गैस। ये हो गई हमारी डीप। और हाँ, आईआईटी का क्वेश्चन, ये सॉलिड में किस कलर का है? अब सोचो, तभी बोलता हूं वो एग्जाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म है। आतंकवादियों वाली हरकत है। सॉलिड में कलर पूछ रहा है, आईआईटी का क्वेश्चन है। और क्यों पूछा पता है? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई, और जब एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो नीट वाला नहीं पूछ सकता है जी। बताओ तो, नहीं पूछ सकता है, बात खत्म। नीट वालों का यही प्रॉब्लम है, उनका एक ही लाइन मानना है, मेरा तो नीट है, जेई थोड़ी न है। जेई वाले कभी बोलते हैं ऐसा, मेरा जेई है, नीट थोड़ी न है। आप अपने आप को जिस वक्त एक रेफरेंस के नीचे लेते हैं ना, उस वक्त समझिए कि आपके अंदर मानसिक, शारीरिक, हर तरीके की कमजोरी आ गई। एक रेफरेंस लाइन के नीचे अगर आप जाते हैं, कंपेयर करके और नीचे अपने आप को बता देते हो, तो मतलब समझ लीजिए आपने अपना बेड़ा पार कर लिया। अच्छा, एक लाइन सुने हो लड़कियों के लिए? लड़कियां क्या बोलती है? हम लड़कियां भी लड़कों से कंधे मिला के चलते हैं। सुनो, ये लाइन बड़ी कॉमन है। अरे सुने हो? तुम नहीं सुने हो? किस दुनिया से लॉन्च की हो भाई? अरे बोलती है कि नहीं बोलते हैं? नहीं बोलती हो? ये काफी कॉमन लाइन है। जिस वक्त आपने कंपेयर किया कि मैं इससे कम नहीं हूं, उसी वक्त आप कमजोर साबित हो गए। लड़के कहां कहते हैं हम लड़के भी लड़कियों से कंधे मिला के चलते हैं?
तो आपने जिस वक्त बोल दिया ना, नीट नीट वालों को यही समस्या है, उसको ये लगता है ना कि उनके क्वेश्चंस जो मोस्टली इजी है ना, तो वो उनका बस यही कंसिडरेशन है कि मेरा इस तरीके का थोड़ी ना आएगा। भाई क्वेश्चन आता कहां से? सिलेबस से। सिलेबस उनकी हो कि आपकी हो? कौन सी है? एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स तो दोनों के लिए है, ठीक है। आईआईटी वाला उसमें आईक्यू का इस्तेमाल कर लेगा, नीट वाला ज्यादा आईक्यू का इस्तेमाल नहीं करवाएगा, उस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देगा कि 10 तरीके के चैप्टर को यूज करना पड़े। आईआईटी ऐसा कर सकता, लेकिन फैक्ट्स तो फैक्ट्स है ना। तो केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में तो कोई फैक्ट ये भी उठा के पूछ सकता है। ये भी आपने नीट का उतना शानदार क्वेश्चन किसका देखा था? हीलियम वाला। और आईआईटी का वही फैक्चुअल क्वेश्चन किसका देख रहे हो? ओजोन का सॉलिड फेज में कलर। तो फैक्ट है, कभी उसने उठाया कभी इसने उठाया, और वो फैक्ट आपको नहीं आती है तो टफ हो गई। तो इसलिए एक बार फैक्ट के थ्रू आउट जो है फैक्ट्स देखने पड़ेंगे आपको। ये यहां पे लिख दे रहा हूं, वॉलेट ब्लैक सॉलिड है, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कौन सा चीज? ओजोन ना। ठीक, अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक, कितने लोगों को पता है? गुड। ऑक्सीजन नेचर में क्या है? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड आपको अपनी तरफ खींचेगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड आपको अपनी तरफ खींचेगा। और डायमैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करेगा। हालांकि इसमें भी स्ट्रेंथ की बात होती है, लेकिन सिंपली अभी समझो। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीजन को क्या कर सकता है? खींचेगा। और ओजोन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है कि कोई सब्सटेंस पैरा और कोई सब्सटेंस डाया है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। जब भी आप पैरामैग्नेटिक बोलते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ क्या मौजूद रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पैरामैग्नेटिक है तो कितने अनपेयर्ड है यहां पे? 2। कितने अनपेयर्ड है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये डायमैग्नेटिक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अच्छे से देखिए, O2 को आप ऐसे बनाते हैं, बोलो बोलो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो देखो वो पेयर है, ये भी पेयर है, और ये लोन पेयर है, सब तो पेयर है ना। तो कहीं पे अनपेयर्ड दिखा क्या? बोलो। ये स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना O2 का, हाँ, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये पुरानी थियरी के हिसाब से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो अप्रोप्रिएट ज्यादा नहीं माना जाता। ये स्ट्रक्चर आज भी यूज में इसलिए है क्योंकि ये डबल बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। वरना ये पुरानी थियरी का स्ट्रक्चर है, ये वीबी सजेस्टेड स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थियरी सजेस्टेड स्ट्रक्चर। आपको ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाना चाहिए, ये। और यहां पर 2 अनपेयर्ड है, देखिए ये बीच में एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन का, और ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑड हो गया, तो ऑड इलेक्ट्रॉन होने से वो पैरा हो गया। नीचे भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, पैरा हो गया। तो O2 का ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें आप, जब भी O2 बनाए कोशिश करें ये स्ट्रक्चर में बने, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सर काटा जा सकता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। ये स्ट्रक्चर O2 का बनाना। अब स्ट्रक्चर किसका बनना है हमें? O3 का। O3 का स्ट्रक्चर ये है, O डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो यहां पे कितने पेयर्स आ जाएंगे? 3। कुछ लोगों को आदत है ये स्ट्रक्चर बनाने की, यूट्यूब स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। कौन सा स्ट्रक्चर है ये? यूट्यूब स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर गलत नहीं है, पूरी तरीके से गलत, तो वो नहीं बनाना। आप लोग यही बनाते भी आते होंगे कि कोऑर्डिनेट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी है, लेकिन इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन पूरे तरीके से एंटायरली रॉन्ग है। बहुत सारे रीजन से बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वाली स्ट्रक्चर बनानी,
जब भी बनानी है O3 की ये वाली स्ट्रक्चर बनानी। अब इसमें जरा देखो रेजोनेंस है, पहले इसको अच्छे से समझ लो। किसी को डाउट है कैसे हुआ, ये मैं बाद में इसको सिखाऊंगा। आपको स्ट्रक्चर ये देखनी है, हमेशा O3 की यही बनानी। अब ये रेजोनेंस है, फिल कर रहे हो तो रेजोनेंस होगी तो ये वाली शिफ्ट होगी, तो ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होगी या अलग अलग? सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब A अगर इस बॉन्ड लेंथ को लिखूं और इसको B, तो A इक्वल्स टू क्या हो गई अपनी? B हो गई। और ओजोन की बॉन्ड एंगल आपको याद रखनी पड़ेगी 116.8 डिग्री याद रखनी पड़ेगी ओजोन की बॉन्ड एंगल। ठीक है, कुछ बॉन्ड एंगल्स के वैल्यू याद रखने होते हैं, कुछ बॉन्ड एनर्जी के वैल्यू याद रखने होते हैं, कुछ कंपाउंड्स के कलर याद रखने होते हैं, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम याद रखने होते हैं। तो ये जो कुछ कुछ चीजें हैं केमिस्ट्री में, उनकी लिस्टिंग आप अपने टेबल के सामने चिपकाइए। कुछ कंपाउंड्स का बॉन्ड एंगल, लिस्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, डायरेक्टली बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन आएगा। कुछ कंपाउंड्स में बोला मैंने बॉन्ड एनर्जी, या बॉन्ड एनर्जी सिंपली बोलो, O2 की बॉन्ड एनर्जी, OH की बॉन्ड एनर्जी, HF की बॉन्ड एनर्जी, H2 की बॉन्ड एनर्जी, N2 की बॉन्ड एनर्जी, Cl2 की बॉन्ड एनर्जी, NCl की बॉन्ड एनर्जी, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, sp3 में, sp2 में, sp में। तो इनकी एक लिस्ट बना करके टेबल के सामने चिपकाइए स्टडी टेबल पर। समझे? ये बहुत काम की चीज है। कुछ बॉन्ड एंगल का लिस्ट बनाए, ये धीरे धीरे लिस्ट बनेगा। कैसे सर? बॉन्ड एंगल का लिस्ट बनाया मैंने, आज ओजोन पढ़ाया, बस जाके ओजोन लिखना, दूसरा नहीं ऐड करना। फिर किसी दिन अगर मैंने कुछ याद करवाया बोला तो वो जाकर के चढ़ा देना। लिस्ट खुद से नहीं तैयार कीजिए, ये मैं करवा दूंगा, लेकिन जाके चिपकाना तो आपको होगा ना। कहां पे चिपकाना है? टेबल के सामने, जहां पे आप लोग रणबीर कपूर का फोटो लगाती हो, आप लोग विराट कोहली का लगाते हैं, तो वो हटा करके उस पर अपने कुछ दिन के लिए ये चिपका दीजिए। ये काम कीजिए लिटरली। पीरियोडिक टेबल लगाते हो ना भाई, तो पीरियोडिक टेबल तो एक बार याद कर लिया हो गया, पीटी का तो उतना यूज ही नहीं है। पीटी कौन गधे चिपकाते हैं? जिसको 2 साल में याद नहीं होता, वो बीच बीच में देखने के लिए, केमिस्ट्री को सीखने के लिए कर रहा है, वो तो गधा है। पीटी को क्यों बीच बीच में देखना भाई? पीटी तो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए। पीरियोडिक टेबल दिमाग में एलिमेंट चलना चाहिए। किस कोने से है? अपने गांव में रहे होगे अगर, तो आपके घर पे पहुंचने के 20-25 रास्ते होते हैं कि नहीं होते हैं? इस गली, उस गली, पड़ोसी की गली, पीछे की गली, सामने की गली, अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या आपको कहीं छोड़ दिया जाए अगल बगल में, आप पहुंच जाते हैं कि नहीं किसी भी गली से? समझो कोई भी एलिमेंट इसी तरीके से, हर एलिमेंट का गली पता होना चाहिए। किधर से आऊं तो किस एलिमेंट से मुलाकात होते हुए आऊंगा, किधर से जाना है तो जर्मेनियम मिलेगा फिर मैं वहां पहुंचूंगा, किधर से जाना है कि पोलोनियम मिलेगा फिर मैं वहां पहुंचूंगा। वो याद रखना पूरा, वो चिपकाना नहीं है भाई। चिपकाना ये चीजें हैं, बॉन्ड एंगल और क्या बोला, बॉन्ड लेंथ और क्या बोला, बॉन्ड एनर्जी और क्या बोला, कलर और क्या बोला, कॉमन नेम्स। ये 5 चीजें मिनिमम है, फिर धीरे एक आध लिस्ट चेंज हो जाएंगी। समझे? तो अभी पिछले क्लास में हमने बॉन्ड एनर्जी 1-2 का पढ़ाया है ना, तो वो जाकर के उस लिस्ट में चढ़ा दोगे। और सबकी अप्रॉक्स वैल्यू याद करनी है आपको। एग्जैक्ट वैल्यू रखते रहोगे बैठ के तो कंफ्यूजन आएगा। अप्रॉक्स याद रखो। जैसे 490 है, 500 याद रखो। 495 है, 500 याद रखो। 456 है, 450 याद रखो। ठीक है? तो ओजोन की बॉन्ड एंगल कितनी हो गई? 116.8। देख भाई, स्ट्रैटेजीज तो सारे शेयर कर देंगे, सारे बता देंगे, लेकिन करनी तो आपको है ना। आप यहां से सुनेंगे, घर जाके निकाल लेंगे, यहां से निकलेंगे क्लासरूम में मोबाइल फोन निकालेंगे और रील देखते देखते घर जाएंगे, तो आपका जाना आना है ना। आपकी चीजें बिगड़ेंगी। किसी भी चीज को बनाने में भाई सदियों लग जाते हैं। एक खंडहर, दुनिया की सबसे मशहूर खंडहर किस देश में पता है? एक खंडहर ने मतलब दुनिया में खंडहर देखने के लिए वहां जाते हैं। कहां? किस कंट्री में? हाँ, इंडिया में खंडहर देखने आते हैं। जहां पर्पसफुली लोग विजिट करते हैं वहां का खंडहर देखने के लिए। रोम, इटली, बहुत खूबसूरत शहर था। तो अभी भी उसकी जो खंडहर है ना बहुत सारी, उसको देखने लोग जाते हैं। तो एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सुने हो?
एक दिन में नहीं बना था। तो वो किसके लिए बोला गया? इतना खूबसूरत शहर एक दिन में नहीं तैयार हुआ था, जिसका खंडहर भी आज इतना अच्छा है उसको डिमोलिश नहीं किया जाता। हम लोग के तो यहाँ है, अपने यहाँ बिहार में भी है बहुत सारा, उसको लोग रख नहीं पाते हैं सही से। वहां जा करके लोग दो नाम लिख के बीच में तीर लगाते रहते हैं। हम लोग के यहाँ खंडहर ये है, नहीं तो गुटखा खा के किनारे में लगा देते हैं। तो कोई भी चीज, अच्छी चीज कहने का ये मतलब वो एक दिन में नहीं होता। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, एक दिन में थोड़ी ना है। हर एक स्टेप सधा होना चाहिए, हर एक स्टेप पर काम होना चाहिए। थिंकिंग वेल इज गुड। हर कोई अच्छा सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं काश शक्तिमान बन जाऊं, लेकिन सोचने से कुछ होगा क्या? नीट में मेरा शानदार रैंक आ जाए, 2000 के अंदर आ जाए, 1000 के अंदर आ जाए, तो थिंकिंग वेल इज गुड, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है। प्लानिंग वेल इज वाइज। सोचे हुए चीजों के लिए क्या करनी पड़ेगी? प्लान करनी पड़ेगी। इसीलिए बोला है वो स्ट्रैटेजी है, तो मैं स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं आपसे। लेकिन स्ट्रैटेजी शेयर करने से क्या हो जाएगा भाई? आपके दिमाग में फैक्ट्स थोड़ी ना आ जाएंगे। थिंकिंग वेल इज गुड, प्लानिंग वेल इज वाइज, डूइंग वेल इज बेस्ट ऑफ ऑल। अच्छा सोचना अच्छी बात, अच्छा प्लान करना उससे अच्छी बात है, बुद्धिमानी का काम है। लेकिन अच्छा करना, उन चीजों को प्लान का एग्जीक्यूशन, वो फाइनली इंपॉर्टेंट है, हम कर पाते हैं कि नहीं। तो स्ट्रैटेजीज हम भी देते हैं, या आपके भी दिमाग में आइडियोलॉजी आते हैं कि प्रिपरेशन इस तरीके से की जाए, इस तरीके से रिवीजन किया जाए, इस तरीके से टेस्ट लिया जाए। आप हमसे भी शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर्स से शेयर कीजिए कि सर मैंने ये सोचा, आपने ये बोला था, क्या ये रास्ता सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो स्ट्रैटेजीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। जैसे अभी मैं समझा रहा था इसको, स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस के लिए या टीचर्स प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस तरीके के प्रैक्टिस करते हैं? ऑब्जेक्टिव ही ना करते हैं। नीट के स्टूडेंट को सब्जेक्टिव दो, करेगा वो भाग जाएगा ना, टीचर करवाएगा, और बच्चों को भी आदत नहीं है, टीचर नहीं करवा रहे हैं तो बच्चे भी भागेंगे। उनको क्या लगेगा, मेरे एग्जाम में थोड़ी ना सब्जेक्टिव आता। सब्जेक्टिव का ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि उनके एग्जाम में नहीं आता। सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस क्या, आपको कोई क्लू नहीं मिलता। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में वन लाइनर बोलते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी का एक अच्छा पार्ट हो सकता है कि हम प्रैक्टिस करें वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर मतलब ऑप्शन नहीं है वहां। इससे क्या होगा आपका, सोचो कितने सारे फायदे होंगे, मतलब अनलिमिटेड फायदे हैं इसके। अगर किसी चीज को आपको, जैसे ही देख लो, ऑक्सीजन वाली ग्रुप अभी आपने डिस्कस करी, इस ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपका दिमाग एक एफर्ट लगाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है, इस ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर अरेंज करो, तो सोचो पहला पॉइंट आपके दिमाग में यह भी जाएगा कि मुझे गलत नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना, और दूसरा पॉइंट यह भी आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रेंड इरेगुलर हो। फिर आप सोचने लगेंगे कहां कौन कोवेलेंट सॉलिड है, कहां कौन मॉलिक्यूलर सॉलिड है। वन लाइनर क्वेश्चन आपके दिमाग पर एक दबाव डालता है, ऑप्टिमम लेवल का एक दबाव डालता, पगला नहीं देता है, एक ऑप्टिमम लेवल का प्रेशर देता आपको। उससे मेमोरी स्ट्रांग होती है, कोई चीज मेमोराइज ज्यादा होती है, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा अप्लाई होते हैं, नेगेटिव मार्क्स घटते हैं, क्योंकि वहां तुक्का लगाने का ऑप्शन नहीं होता, और आपकी आदतें इंप्रूव होती है। क्योंकि हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस जो गलत करते हैं, वो गलत बना के गलत नहीं करते हैं, गलत अनुमान लगा के गलत करते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? यही होता है ना, जो मोस्टली आपके, अगर आपने 20 क्वेश्चन बनाया और उसमें 5-6 गलत हो गया, तो ये मोस्टली सॉल्व करके गलत आता है क्या? नहीं, मोस्टली गेस करके गलत आता। जब आप सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो ये गेस का ऑप्शन क्या है? समान। तो ये स्ट्रैटेजी है, इसको आपको अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं, हम लोग बता देंगे, लेकिन अप्लाई तो हम नहीं कर सकते ना। आप ड्रॉपर बैच वाले हैं, आपको ये ज्यादा समझ में आना चाहिए कि स्ट्रैटेजीज को सही समय पर लगाया जाए, और सही समय पर लगाया जाए ये भी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चों से ऐसे बोलता हूं कि बच्चा बोलता है कि सर पेपर पूरा दे दिए, टेस्ट पेपर, टेस्ट जब भी लेते हैं सर, लास्ट में 5 मिनट टाइम बचा हुआ था, 10 मिनट टाइम बचा हुआ था, 10 मिनट ही टाइम बचा, तो हम कलर करने लगे, और सर बाद में घर आकर के देखा तो नीचे तो इजी, पीछे तो इजी इजी क्वेश्चंस, उसमें से 2-3 तो सर हम आराम से बना सकते थे। अब ये आप पेपर मिलता है तो क्या 100 में 90 बच्चा ऐसा नहीं करता है, एक तरफ से बना रहा है? यही करता है ना। ठीक है, वो आदत होती है कि बायोलॉजी पहले कर लो या केमिस्ट्री पहले कर लो,
बाद में मैं मैथ्स करूं या बाद में मैं फिजिक्स करूं, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन जब वो केमिस्ट्री करने जाता तो क्या ऐसा नहीं करता कि एक तरफ से बना रहा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका टाइम समाप्त हो गया हो और नीचे में पीछे में एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन 4-5 पड़ा हुआ हो, कि नहीं हो सकता? तो क्या आपको इसके लिए कुछ सोल्यूशन इसका नहीं ढूंढना चाहिए कि कैसे मैं करूं कि कम से कम इजी क्वेश्चन तो मेरा बिल्कुल ना छूटे? तो कई बच्चे आदत डाल, अब वो आदत है कि मैं डाल सकता हूं कि नहीं, कई स्टूडेंट्स को बोलता हूं तो वो आदत डाल लेते हैं और उनको लास्टली फायदा भी होता है। क्या, कौन सी आदत? वो क्या करते हैं, पूरे पेपर पर 2-3 मिनट टाइम पहले दे लेते हैं एक सब्जेक्ट पे। मान लो कि केमिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं तो 2 मिनट अपना वेस्ट किया किसमें, मुझे कौन कौन सा अटेम्प्ट लेना है उसमें रफली टिक मार लिया, ये स्टार लगा लिया या ऐसे कुछ कर दिया कि रफली ये मैं अटेम्प्ट करूंगा। इससे क्या हुआ, आखिरी क्वेश्चन तक वो 2 मिनट में देख लिया कि ये मुझे अटेम्प्ट करना है। अरे ये तो इजी वाली है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसको तो करना है। अब जो उसने टिक नहीं लगाया उसको उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो देखने से उसे लेंदी लग रहा है थोड़ा, उसको उसने छोड़ दिया। सोचो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप एक तरफ से वो सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं जो आपसे सॉल्व हो रहा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। नॉलेज तो वही है, कॉन्फिडेंस का ही तो सारा खेल है। किसी दिन आपका सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली 0 पे आउट हो जाता है, 2 रन 4 रन पे आउट हो जाता है, और किसी दिन उसी बॉलर के अगेंस्ट काफी अच्छा खेल लेता। सारा खेल कहां पे है, कॉन्फिडेंस का। नॉलेज तो वही है ना, जिस दिन कॉन्फिडेंस डगमगाया सामने वाला भारी। तो डगमगाता कैसे है, अगर आप शुरुआत में ही एक तरफ से बना रहे हो, 4 क्वेश्चन के बाद कोई उलझा हुआ क्वेश्चन बना रहे हो, 2 मिनट टाइम लग गए, अब दिमाग में क्या चल रही है, समय भी मेरा जा रहा है, आगे क्वेश्चंस भी पढ़ा रहे हैं बनाने और यहां पे मैं अटक भी रहा हूं। इससे क्या हो जाएगा नुकसान, आगे के क्वेश्चन जो आसान है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाए। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बहुत लोग सोचते हैं कि मैं एक तरफ से पहले पेपर को गो थ्रू कर लूं, देख लूं कि मुझे कौन कौन सॉल्व करना, कौन कौन छोड़ना। लेकिन ये आदत अचानक डालोगे तो थोड़ी ना आएगी, इसके लिए 6 महीने 7 महीने 8 महीने या 1 साल पहले से आदत डालनी होगी। अब आप जब ये डालोगे 2 महीने तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे इस चीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि कई लोगों को वो चीज सूट नहीं करता और बहुत लोगों को कर जाता। इसलिए स्ट्रैटेजी बनाए और उसको फॉलो भी करना, बस ये नहीं कि रोज नई नई चीजें सोचना है। डायरी में लिखते जाते हैं हम लोग, 31 दिसंबर की रात को सारा रिजोल्यूशन, कल से दुनिया पलट देंगे। हा? तो बॉन्ड एंगल की एक लिस्ट तैयार करनी। तो O3 डाया है, बॉन्ड एंगल कितनी है 116.8, और O2 पैरा है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला पॉइंट आइए। ठीक से, O2 पॉइजनस है या नहीं, है या नहीं, नहीं है, बहुत बढ़िया। लेकिन O2 के इंटेक से आपकी डेथ हो सकती है या नहीं, हो सकती है। जहर से आप नहीं मरेंगे, रिस्पिरेशन बहुत एक्सोथर्मिक है, लगातार अगर आप ऑक्सीजन लेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन ही लेंगे, अगर नाइट्रोजन नहीं लेते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, तो सरवाइव करना डिफिकल्ट है। इसीलिए ऑक्सीजन को नॉन पॉइजनस तो नहीं बोला जाता, नॉन टॉक्सिक तो नहीं बोला जाता। ठीक है, तो कभी ऐसे रहे तो चीजों को समझ गए। ओजोन रिलेटिवली ज्यादा हार्मफुल है, इसको थोड़ा टॉक्सिसिटी की कैटेगरी में ऊपर रखा जाता है ओजोन को। तो अगर मैं बोलूं कि किसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा है, ओजोन। O2 से काफी ज्यादा है किसकी, O3 की। अगला पॉइंट, ओजोन और ऑक्सीजन का एक दूसरे में कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन। देखिए, ओजोन टूटता है O2 में, क्या आपने सुना है? ओजोन टूटता है किसमें, O2। कैसे? हाई टेम्परेचर पर भी टूट सकता है और नॉर्मली भी। ऐसे समझा जाए, ओजोन नॉर्मली टूटते रहता है O2, डिकम्पोजिशन उसका कंटिन्यू रहता है। ओजोन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो ओजोन को हम
यूज करते हैं जहां पे बैक्टीरिया को भी किल करना है और ऑक्सीजन भी बनाना। स्विमिंग पूल में, पूल वाटर में ओजोन का इस्तेमाल होता है। एक्वेरियम में मछलियों के लिए ओजोन का इस्तेमाल होता है। पूल वाटर में लिक्विड ओजोन डालना है। लिक्विड ओजोन डालने से क्या होगा, ओजोन टूटेगा किसमें, O3 प्लस O2, O2 प्लस ऑक्सीजन, नहीं समझे। और इसी के वजह से ये जो ऑक्सीजन एटम निकाल रहा है, देखो फ्रेश ऑक्सीजन भी बन गया, और ये इसके पास एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर है ये, मतलब बैक्टीरिया को ये किल कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको कहां पे यूज करते हैं, पूल वाटर। ठीक है, तो O3 को समझ रहे हैं, वहां फ्रेश ऑक्सीजन भी बन गया, पूल में वाटर में ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में आया, वाटर के ऊपर में भी ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में आया, और बहुत सारे लोग वहां पर नहाते हैं, तो उस वजह से अगर किसी की बॉडी से बैक्टीरिया पास ऑन हुआ तो उसको भी वो मारेगा। एक्वेरियम में भी यही है, वो हाइब्रिड फिशेज होती हैं, ठीक है, तो वो एक्सक्रीट उसी में कर रही है फिशेज, तो उसकी गंदगी से वो मर सकती है, और ऑक्सीजन उसमें रेगुलर नहीं बनेगा, तो हम लिक्विड ओजोन डालते हैं क्योंकि वहां से ऑक्सीजन भी बनेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन, इसे आप क्या बोलते हो, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब नया, नवजात, नया बना हुआ। अब दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर में ओजोन है, स्ट्रेटोस्फेयर का कॉन्सेप्ट पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं, तो एटमॉस्फेयर में जो हमारा ओजोन है, ये ओजोन टूटता है किसमें, अपने आप O2 में, और ये टूटता भी है और वापस बनता भी है, ये दोनों तरफ की प्रक्रिया चलते रहती है। ये इस तरीके का रिएक्शन हमारा आगे पीछे आते जाते रहता। ये टूटता किससे है, तो सन से या यूनिवर्स से जो हार्मफुल रेज आ रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेज, उन पर ये जाके टूटता है। एच न्यू 240 to 410 नैनोमीटर। आप जरा देखिए, वो आपको समझ में आ रहा है, ये 240 to 410 का मतलब क्या हुआ, ये समझ रहे हो, ये रेंज क्या है, बोलो, नहीं आ रहा समझ में, चलो कोई बात नहीं। ये आपकी विजिबल लाइट है जी, है, ये कितने एंगस्ट्रॉम पर है, 4000, तो नैनोमीटर में क्या आ गई, 400 और ये कितने पे है, 700। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, किस लाइट की, नीचे वाले की कि ऊपर वाले की, ऊपर वाले की। ये वेवलेंथ है, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, ये वेवलेंथ है, डिस्टेंस का यूनिट होता है वेवलेंथ का। तो एनर्जी किधर ज्यादा है, नीचे या ऊपर, ऊपर। तो इसका मतलब वॉलेट लाइट के ऊपर जो भी आएगा, इसे आप क्या बोलते हो, अल्ट्रा वॉलेट। इनकी एनर्जी ज्यादा होती है या कम, ज्यादा होती है ना अल्ट्रा वॉलेट की, इसको आप यूवी बोलते हो, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो इनका वेवलेंथ 400 से बड़ा होगा या छोटा हो, यूवी का, बोलो, छोटा हो। हमने क्या लिखा, जरा देखो, 210 से 410, 240 से 410। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, यूवी रेज। तो ओजोन जो लेयर है हमारा अर्थ के चारों ओर, समझो अर्थ एक बलून में घिरा हुआ है, एक प्रोटेक्टिव लेयर में घिरा हुआ है, तो ये जो ओजोन का लेयर है ऊपर में, उसके नीचे हमारे क्या है, एयर है, एटमॉस्फेयर है। तो ओजोन टूटते रहता है किसमें, O2 में, और साथ में क्या बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन, और ये वापस कंबाइन होके ये बनते रहता। तो ये बनने टूटने का सिलसिला जारी है। और ओजोन इस तरीके से हमें बचाता है, किससे बचाता है, यूवी रेज से। अगर ओजोन लेयर हट जाए तो अर्थ पर अपना सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यूवी रेज फिर फिल्टर नहीं हो पाएगा, और यूवी रेज अगर फिल्टर नहीं हुआ, हमारे स्किन पर पहुंचा, तो हम धीरे धीरे समाप्त, बर्न कर जाएंगे, काले हो जाएंगे, मेलानिन एब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएंगे, और धीरे 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 हमारा टिश्यू मरने लगेगा। तो यूवी रेज हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ओजोन एक तरीके से हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है। यूवी रेज का मतलब है यहां पर किस रेंज का ओजोन ले रहा है, 240 to 410 नैनोमीटर का, ठीक है। अब ये वापस ऑक्सीजन जुट के ओजोन बन भी रहा है, लेकिन इसी में एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब वो क्या होता है, हम अर्थ पर बहुत सारा ऐसा केमिकल कंटेंट इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल कंटेंट यहां से ऊपर जाते 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 जाते
जब ओजोन लेयर पर पहुंचता है तो वो किससे कंबाइन करने लगता? ओजोन से। किससे कंबाइन करने लगता? ओजोन से। हम बहुत सारी ऐसी चीजें यहां से छोड़ते हैं जो किससे कंबाइन करने लगता? ओजोन कंबाइन हो करके ओजोन का अमाउंट क्या हो जाएगा? घटेगा। तो अगर ओजोन का अमाउंट घटेगा तो ओजोन लेयर का हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन। और वहां से पास होने लगेगा क्या? यूवी। इसीलिए अर्थ पर हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बढ़ रही है। हम अर्थ पर क्या बोलते हैं? बहुत सारे हार्मफुल रेज आ रहे हैं, कैंसर की गतिविधियां बढ़ रही। तो ओजोन को डैमेज करने वाला ऐसा कौन कौन सा सब्सटेंस होता है? तो 9-10 से पढ़ाया जाता है और ये हमारे एनसीईआरटी में खूब अच्छे से जाननी है। सीएफसीज वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। एनओ, रॉकेट फ्यूल्स से हम लोग एग्जॉस्ट में क्या निकालते हैं? एनओ। रॉकेट फ्यूल से एग्जॉस्ट में क्या निकालते हैं? तो एनओ ओजोन से बड़े आराम से कंबाइन कर जाता है। क्लोरीन का प्रोडक्ट हम लोग धड़ल्ले इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन का प्रोडक्ट जितना हम लोग छोड़ते हैं, ये सारे क्लोरीन प्रोडक्ट बाद में क्लोरीन एटम रेडिकल बन के वो ओजोन से कंबाइन होने लगते हैं और सीएलओ रेडिकल बना लेते हैं। तो ओजोन का कंजम्पशन होता है धीरे धीरे, और इसी कंजम्पशन की वजह से ओजोन का अमाउंट घटते जाता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहलाता है। तो इसको डिटेल में पढ़ना, धीरे धीरे हम लोग बाद में जानेंगे। आपको बोलना होगा कि कौन कौन से ऐसे गैसेज हैं, 8-9 एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा और उसके प्रोसेस भी याद रखने होंगे। ये एग्जाम में भी आते हैं, अभी जेईई मेन में रिसेंट 2023 में आया हुआ। अब एक पॉइंट, मतलब O3 O2 में अपने आप टूटा और O2 वापस किस में चला गया। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, ये जो कन्वर्जन है ओजोन का ऑक्सीजन में, ये कन्वर्जन एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक? सोच समझ के बता। अच्छे से इंडो का मतलब हुआ हमें हीट देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब। तो ये इंडो है या एक्सो है? इंडो, क्योंकि O3 को O2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडोथर्मिक। अब जरा ध्यान दीजिए, कोयले का जलना इंडो है या एक्सो है? कोयले का जलना, कार्बन का जलना, बर्निंग ऑफ कोल, इंडो है या एक्सो है? बर्निंग ऑफ कोल क्या है? एक्सो है। हर किसी को पता है, उसमें बहुत हीट निकलती। लेकिन क्या कोल रखा हुआ और ऑक्सीजन रखी हुई है तो हीट निकलने लगती है? पहले क्या करते हैं? हीट देते हैं। इंडो एक्सो का यह मतलब नहीं हुआ हीट देना, तो हीट दिया तो इंडो हो गया, ये मतलब नहीं है। नेट की बात होती है कि हमने दिया कितना और रिलीज कितनी हुई। इसीलिए कोल का बर्निंग क्या कहलाया? एक्सो। कहानी ये है कि जब आप O3 बना रहे हैं तो O3 ये है, अच्छे से सुने। क्लियर है क्या? यही है ना? ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो अगले स्ट्रक्चर में इस जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा या डबल, और ये वाला क्या रहेगा? रेजोनेंस की वजह से। तो आप बोलिए OO के बीच एवरेज कितनी बॉन्ड है? 1। क्या बोला मैंने? O और O के बीच एवरेज कितनी बॉन्ड है? 1 या 2 या 1.5? 1.5। O और O के बीच एवरेज कितनी बॉन्ड है? 1.5। इसी को आप बोलते हो बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हो? तो मैंने लिखा OO बॉन्ड ऑर्डर कितनी है? 1.5। सही है। अब आ जाओ, O2 को आप ऐसे बनाते हो, इसलिए मैंने बोला कुछ कुछ चीजों को, डबल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में ये स्ट्रक्चर हेल्पफुल है। अब यहां बताओ O बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.0। अब बताओ O2 जब O3 में गया तो बॉन्ड एक्स्ट्रा बना या टूटा? बना। कैसे? पहले 1.5 बॉन्ड था, अब 2.0 बॉन्ड हो गया। कुछ समझ में आया? तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर
मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बढ़ा या घटा। अगर बॉन्ड पहले से संख्या में ज्यादा हो गई है तो बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी ना जी, बोलो। मतलब ये प्रोसेस बॉन्ड बनने का प्रोसेस है कि टूटने का? बनने का। और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। इसलिए प्रोसेस किस तरीके की हो गई? एक्सोथर्मिक। मतलब इस प्रोसेस की डेल्टा जी क्या हो गई? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो कितना अच्छा पॉइंट बताया। डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ओजोन का ऑक्सीजन में जाना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इससे हीट रिलीज होगी। तो अगर हीट रिलीज होगी तो वो हीट थ्रो एटमॉस्फेयर में जाएगा या बाहर जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर के बाहर? जब ओजोन O2 में टूटेगा, और टूटने की रेट ज्यादा है क्योंकि नीचे से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, खोचारते रहते हैं बहुत सारे गैसेज छोड़ के, तो टूटने की रेट हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो जो ये टूटने के दौरान एक्स्ट्रा हीट लिबरेट करेगा, ये हीट कहां जाएगा? किधर वो थ्रो करेगा हीट को? एटमॉस्फेयर में। तो इधर वार्म, एटमॉस्फेयर हमारा वार्म होते चला जाएगा। ठीक है। तो ओजोन का ऑक्सीजन में, अब अगला पॉइंट, दोनों में एक आध पॉइंट और, टॉक्सिसिटी किसमें ज्यादा है? ओजोन में। ये हार्मफुल है या नहीं है? बिल्कुल है, दोनों ही हार्मफुल है, ये भी और ये भी। अच्छा, अब अगला पॉइंट, उस ऑक्सीजन पानी में सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। सॉल्युबल ठीक ठाक लेवल पर, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा तो सॉल्युबल ऐसे भी नहीं होती। तो ऑक्सीजन पानी में क्या बोला जाएगा? वाटर सॉल्युबल। तभी तो पानी में मछलियां हैं, ऑक्सीजन है, वो अपने इन ऑक्सीजन को वो क्या कर लेती हैं? फिल्टर कर लेती हैं। इतना तो आप जानते हैं। अब ये बताइए ओजोन क्या होगा? अगर ये सॉल्युबल है तो वो उससे ज्यादा सॉल्युबल हो। कुछ समझ में आया? वजह, बिकॉज दिस इज पोलर। क्यों इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? ओजोन इज पोलर while ऑक्सीजन इज नॉन पोलर। कुछ आया समझ में? तो ओजोन की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से अच्छी खासी ज्यादा है, क्योंकि ओजोन क्या है? पोलर। पोलर नॉन पोलर समझते हैं? पोलैरिटी में चार्ज आती है। जैसे अगर आप NH3 बोलते हो अमोनिया, तो अमोनिया पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। पोलर बोलते हो ना। और जो पोलर होता है वैसे सब्सटेंस के लिए डायपोल मोमेंट क्या होता है? इक्वल्स टू जीरो की ग्रेटर देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो ना। तो O3 का भी स्ट्रक्चर देख लो, ये है। क्या ये कैंसल हो गया है क्या डायपोल मोमेंट? नहीं। अगर वही लीनियर होता तो कैंसल होता, अगर ये तीनों एक लाइन में होता तो कैंसल हो सकता था। तो ये भी मेरा क्या हो गया? पोलर। लेकिन O2 ये पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हो गया। जैसे अगर आप बोलते हो मीथेन, तो मीथेन पोलर है कि नॉन पोलर जी? नॉन पोलर, क्योंकि हर तरफ इक्वली फैला हुआ है, तो पोलर है कि नॉन पोलर? बेंजीन पोलर है कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। जहां पर आप सिमेट्री देखते हैं ज्यादातर वो क्या हो जाते हैं? नॉन पोलर। जहां सिमेट्री ये नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? पोलर। तो ओजोन और पोलर चीजें वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती है। ठीक है। तो ओजोन की सॉल्युबिलिटी वाटर से काफी ज्यादा है, किस वजह से? पोलैरिटी के कारण। ठीक है, चलिए अब आगे बात की जाए। तो ऑक्सीजन और ओजोन पर हमने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किया। कलर डिस्कस हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस हो गया, लिक्विड स्टेट में कलर डिस्कस हो गया। तो लिक्विड ऑक्सीजन को इस तरीके से हम एक कॉलम में उतार सकते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन को एक कॉलम में डाला जा सकता है ना, कॉलम समझते हो ना? जैसे पानी को हम एक कॉलम में उतार सकते हैं, पॉरिंग सुने हो ना, पावर। तो हम लिक्विड ऑक्सीजन को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विड बड़े आराम से हो जाएगा, वो मैग्नेटिक नेचर का भी है। चलिए अब अगला लेते हैं हम लोग सल्फर। ऑक्सीजन का वो इंट्रोडक्शन था। दो एलोट्रॉप मेनली O2 और O3। सल्फर, सल्फर भी एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है।
ये भी एक एलोट्रॉपिक एलिमेंट है, इसके भी बहुत सारे सल्फर होते हैं, रॉल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, बहुत तरह के सल्फर के भी क्या है, एलोट्रॉप्स है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब हमारे लिए काम का इन सब में से, अभी और भी हो सकते हैं, हमारे लिए इन सब में काम का जो सल्फर है वो दो है। एक बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, रोम्बोहेड्रल, और एक बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, जो रॉल सल्फर से लाया जाता है। कौन कौन? रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ये मतलब समझो तो रॉल का ही फॉर्म हो गया। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हमारे लिए दो सबसे ज्यादा यूजफुल है, और हमारे सिलेबस में फिर आगे उसी की कहानी पढ़नी। रोम्बिक एक स्ट्रक्चर का नाम है और मोनोक्लिनिक भी एक स्ट्रक्चर का नाम। तो रोम्बिक वाले को नाम दे दिया गया अल्फा और मोनोक्लिनिक वाले का नाम दे दिया गया बीटा। सल्फर कैसा एलिमेंट है? सॉलिड की, लिक्विड की, गैस? ठीक, चलो अब मैं क्या नीचे लिख रहा हूं उसी पॉइंट के अंदर। देखो ये मेन पॉइंट हुआ, एलोट्रॉपिक लिखा तो एलोट्रॉपिक के नीचे अब पॉइंट कर रहा हूं। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक forms are most common and obtained from कहां से? रॉल सल्फर्स। आ जाइए, कैसे बनता है ये सब बाद में, एलोट्रॉपीज में एक चैप्टर ही आएगा। यहां रफली मैं लिख रहा हूं, एक को क्या लिखा गया? अल्फा सल्फर, और एक को क्या लिखा गया? बीटा सल्फर। अच्छे से देख ले, क्लैरिटी आ जाए एलिमेंट को समझने में। अल्फा ही हमारा क्या है? रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, इसीलिए रोम्बिक बोला। क्लियर हो गया? और ये स्ट्रक्चर में क्या है? मोनोक्लिनिक। जैसे आप बीसीसी, एफसीसी वगैरह पढ़ते हो तो ये स्ट्रक्चर है, कैसा होता है ये सब बाद में सीखेंगे। तो रोम्बिक मतलब रोम्बोहेड्रल अल्फा स्ट्रक्चर वाला हुआ और मोनोक्लिनिक बीटा वाला हुआ। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का लगभग क्लोज, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन। आपके एनसीईआरटी में वैल्यू दी गई और वैल्यू इसकी पूछी जा सकती है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन। तो मैं ऐसे याद रखता हूं 85 + 8 93। अब अगर डिग्री सेल्सियस में देख लो तो ये 112 हुआ जी, बोलो नहीं हुआ? मतलब रफली आपको याद रखना, और ये 8 न ज्यादा 120, मतलब रफली याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट वही 120 के आसपास। और इनके बॉइलिंग पॉइंट पर जब आप जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 444, 444। बॉइलिंग में दोनों एक ही हो जाता, बॉइलिंग की कहानी सेम हो जाती है, वो बाद में देखेंगे। एक्चुअली यही पिघल के वो बनता, इसी को क्या किया? मेल्ट कर दिया और ठंडा कर दिया। ठीक है, तो अल्फा किस में कन्वर्ट कर गया? बीटा में। और अगर आप गर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे 444 पर ये ट्रांसफर होकर के अपना पिघल जाएगा। तो समझ गए अच्छे से? तो बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए क्या हो गई? कॉमन। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 112, 120 लगभग अप्रोक्स, हम बोलेंगे 100 के ऊपर, और बॉइलिंग पॉइंट लगभग अप्रोक्स 400 ऊपर या 450 लगभग कह सकते हैं। देखते जाइए, अब कहानी है, ठीक से देखते जाइए। 2-4 पॉइंट हम लोग करेंगे ताकि सल्फर को आगे से हम लोग समझ सकें। ये रोम्बिक सल्फर किस कलर का होता, कोई बताओगे? येलो। और ये होता है कलरलेस। ये येलो और ये कलरलेस। रोम्बिक हुआ येलो और मोनोक्लिनिक हुआ कलरलेस। डिफरेंस करते जाइए, मतलब बॉयल होने के बाद दोनों लगभग क्या है? सेम है, लेकिन उससे पहले दोनों अलग अलग, थोड़ा डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज बहुत हद तक समान है, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों के ऑलमोस्ट क्या है? सेम।
दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर है। अल्फा के किन के साथ? बीटा के साथ। लेकिन एलोट्रॉप्स हैं तो फिजिकल तो अलग है यहां पे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी लगभग दोनों के सिमिलर है। अब देखते हैं, एक दो केमिकल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता हूं। जैसे सबसे पहले सॉलिबिलिटी। पानी में दोनों ही सल्फर इनसॉल्युबल, वाटर में दोनों ही क्या है? इनसॉल्युबल है, दोनों सल्फर। एल्कोहल में डालोगे तो दोनों घुल जाएगा, बेंजीन में डालोगे तो दोनों घुल जाएगा, ईथर में डालोगे तो दोनों घुल जाएगा, लेकिन पार्शियली सॉल्युबल। कुछ आया समझ में? देखते जाओ कहां कहां पे जी? एल्कोहल, बेंजीन और ईथर में दोनों ही सल्फर क्या है? पार्शियली सॉल्युबल। वाटर में दोनों ही सल्फर क्या है? तो सर कहां पे अच्छे से सॉल्युबल है? CS2 सॉल्वेंट में डालो, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2 सॉल्वेंट में डालो। अब दोनों ही अच्छे से क्या है? फेयरली सॉल्युबल। दोनों ही अच्छे से क्या है? फेयरली सॉल्युबल। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है? दोनों अच्छे से सॉल्युबल है। वाटर में दोनों इनसॉल्युबल है। बेंजीन, अल्कोहल और ईथर में दोनों पार्शियली सॉल्युबल है। अब एक पॉइंट और आइए, पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन पानी में रख के जब थोड़ा सा गर्म करेंगे, खौलाना नहीं है, खौलाएंगे तो फिर कहानी बदल जाएगी। तो अगर वाटर में रख के हम थोड़ा सा गर्म करें इसको, तब H2S और SO2 में ये कन्वर्ट कर जाता है। और आपको पिछले दिन भी हमने समझाया है, कई बार समझाया है, और आप प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में भी याद करेंगे कि H2S और SO2 सॉल्युबल गैसेस। क्लियर हुआ क्या बोला? तो ये कब होता है? हॉट वाटर। हॉट का मतलब यहां किससे नहीं है? बॉइलिंग से नहीं है। हॉट वाटर में क्या होना है? सल्फर रिएक्ट कर जाएगा किससे? क्या बन गया? H2S प्लस। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज है। सल्फर किस में रिएक्ट कर गया? H2S वाटर से कंबाइन करके क्या बन गया? H2S प्लस SO2। ये दोनों वाटर सॉल्युबल गैसेज है। क्या है? ये दोनों वाटर सॉल्युबल गैसेज है। हमने आपको बोला कि फिजिकल केमिस्ट्री कहती है कि गैसेज पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। इनऑर्गेनिक कहती है कि कुछ गैसेज ऐसे हैं जो पानी में अच्छे से सॉल्युबल, उनका अच्छा अमाउंट पानी में एब्जॉर्ब हो सकता है, जिनमें से H2S है, SO2 है, CO2 है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस याद करने दिया, आप करते जाएंगे, वो आते जाएंगे। तो सल्फर अगर वार्म वाटर में सॉल्युबल है तो इसकी सॉल्युबिलिटी किस वजह से है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H2S एंड SO2। H2S एक एसिड है, गैस है, SO2 भी एक एसिडिक गैस है। ये भी बहुत खराब स्मेल है, इसकी भी बहुत खराब स्मेल है। अभी तो 4 पॉइंट लिख दूंगा अगले पेज में, वो याद रखना जरूरी। तो चलो ये मैंने लिख दिया कि सल्फर की सॉल्युबिलिटी, तो मैं यहां पे बोलूंगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर कहां पे दोस्त? इन हॉट वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बोलो जी क्या? H2S एंड SO2, लेकिन साथ में क्या लिखेंगे हम लोग? सॉल्युबल गैसेज। क्लियर हो गया? क्योंकि गैसेस बहुत कम सॉल्युबल। ज्यादा गर्म करने पर क्या दिक्कत होगी छोटू, अनुमान लगा सकते हो कोई? क्यों हमने ज्यादा गर्म करने के लिए मना किया? क्योंकि पिछले दिन आपको बोला था गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है। क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो आप बॉयल करते रहेंगे, जो गैस बनेगी वो क्या कर जाएगा? हाई काइनेटिक एनर्जी के वगैरह निकल जाएगी। इसीलिए ज्यादा बॉयल नहीं करना है। सल्फर H2O के साथ गर्म होते होते धीरे धीरे H2S और SO2 बना करके घुलेगा। समझ गए? इसीलिए मैंने बोला कि सल्फर के कंटेंट को हम गर्म करके इनटेक उसका नहीं करते हैं। सल्फर जिन चीजों में भी हो, बहुत ज्यादा गर्म करके उसको डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट के थ्रू हम लोग नहीं करते हैं। सल्फर कंटेंट में एक रिस्क ये भी हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO2 बना ले। तो चलो वो मैं लिख दूंगा। तो वाटर वाला रिएक्शन समझ में आ गया? किसी को इसमें कंफ्यूजन? फ्लोरीन कोल्ड वाटर में सॉल्युबल था या इनसॉल्युबल? फ्लोरीन कोल्ड में सॉल्युबल, क्लोरीन सॉल्युबल, ब्रोमीन और आयोडीन
इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल, अच्छा सीखिए, बहुत बढ़िया चीज सिखा रहे हैं आपको, पी ब्लॉक से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। इस तरह से ब्लॉक भी निकलेगा और आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी होगी। तो मैंने आपको पढ़ाया कि फ्लोरीन पानी में हाईली सॉल्युबल, एक्सट्रीमली। क्लोरीन भी पानी में बड़े आराम से सॉल्युबल। आयोडीन पानी में इनसॉल्युबल है। तो सर आयोडीन सॉल्युबल कहां था? के डालते जाओ तो KI3 बन के सॉल्युबल होगा। और एक उपाय बताया, NaOH डालो। NaOH एल्कलीज है, एस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं पानी में, इसी को हम एल्कलीज बोलते हैं। किसको छोड़ के? बेरिलियम मैग्नीशियम। हमने उसी समय में आपको कहानी बताया था ये कि NaOH से भाई कम से कम 25-30 रिएक्शंस आपको पढ़ने, तीर लगाया था, एरो लगाया था, याद होगा। हमने क्या बोला, कैसे सब्सटेंस को NaOH में चेक किया जाता? जो या तो वाटर के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिएक्ट करके कोई एसिड बना ले, या फिर एम्फोटेरिक सब्सटेंस बना ले। जैसे जिंक वाटर से रिएक्शन करके ZnO एम्फोटेरिक बना लेगा, इसलिए वो भी NaOH की तरफ सॉल्युबिलिटी चेक होगी। फास्फोरस एसिडिक सब्सटेंस बना सकता है तो उसकी भी चेक होगी। क्लोरीन एसिडिक सब्सटेंस बना सकता है, उसकी भी चेक होगी। तो इसी सिलसिले में सल्फर की भी चेक होगी। क्लियर हुआ? तो मेरा अगला पॉइंट क्या बनने वाला है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इन NaOH। और जब भी मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर के किस फॉर्म की बात करता हूं? प्लास्टिक सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, रॉल सल्फर की बात। और रॉल में भी किसकी बात करता हूं? अल्फा बीटा की बात में करता हूं। ठीक है, तो चलिए आइए अगले पेज में लिखेंगे हम लोग। हाँ, ये सब पे लागू है ना, ये दोनों पे ना लागू है जी। अरे किस किस पे? अल्फा पे भी और बीटा पे भी, ये दोनों जगह लागू। चलिए कहां पे लाएंगे आपको? सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फर इन NaOH। NaOH का मतलब क्या है? कहां पे सॉल्युबिलिटी हमें चेक करनी है? एल्कलीज। ठीक है, चलिए मतलब आपका अब आपके पास NaOH है, सल्फर एक्वस हिट किया, या इसी को लिख सकते हो हॉट कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब पानी बहुत ज्यादा नहीं लिया, कम लिया और गर्म किया। ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है और गर्म। सल्फर से रिएक्शन है, क्या बनेगा? अब ये जवाब देंगे। ये बहुत मुश्किल है, बहुतों बार IIT ने बहुतों बार पूछा, बहुतों बार JEE मेंस ने पूछा, बहुतों बार नीट ने पूछा, बहुतों बार एम्स ने पूछा। NaOH की रिएक्शन क्लोरीन के साथ, NaOH की रिएक्शन ही सबसे, या यूं बोल लेना कि अगर बहुत शॉर्ट में ऐसे समझो कि कौन सी रिएक्शन बहुत ज्यादा सर हमारे नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर कोई जल्दबाजी में पूछे मैं बोलूंगा एल्कलीज का रिएक्शन एलिमेंट्स के साथ, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो स्टेप में क्या होगा? आराम से देखिए, अब ये उतनी आसानी से नहीं बनेगा छोटू जितनी आसानी से क्लोरीन बन गया था, क्योंकि क्लोरीन वाटर से बहुत आराम से रिएक्ट किया। क्या सल्फर किया है? उतने आराम से रिएक्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत स्टेप्स से आप यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो याद रखना ही हो, सल्फर पहले वाटर से रिएक्ट किया, क्या बनाया दोस्त? H2S प्लस, आराम से। क्या अभी मैंने बताया दोनों के बारे में? कौन कौन सी चीजें दोनों? H2S वर्सेज SO2, दोनों को जानिए क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता। क्या बताया? दोनों नेचर में कैसे हैं? एसिडिक। ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक। ये भी पॉइजनस है, वो भी पॉइजनस है। इसीलिए मैंने बोला अंडे को कभी भी डायरेक्टली हीट देके नहीं खाएंगे, अदरवाइज वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना सकता? SO2 बन सकता। चलिए अगला, मतलब अंडा करी नहीं खाना चाहिए, कहानी यही बनी। तो एसिडिक पॉइजनस दोनों, ये भी सॉल्युबल है और वो भी सॉल्युबल है, अच्छे से सॉल्युबल है दोनों। इसमें स्मेल है रॉटन एग का। किसका? रॉटन एग स्मेल है किसके अंदर? H2S के अंदर। उसमें इतना खराब स्मेल नहीं है, लेकिन खराब उसका भी है। उसका स्मेल बोला जाता है बर्निंग सल्फर, सल्फर का जलने वाला स्मेल।
बर्निंग सल्फर की स्मेल। ये भी हवा से भारी है, हेवियर देन एयर, और वो भी हवा से भारी, इसलिए अगर ये गैसेस बनेंगी तो स्केप आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब केमिस्ट्री में एक अच्छा आइडिया दे सकता है आपको, H2S और SO2। ठीक है, दोनों ही एयर से भारी है, दोनों ही पानी में सॉल्युबल है, दोनों ही एसिडिक है, दोनों ही पॉइजनस है, दोनों में ही खराब स्मेल है, पंजेंट स्मेल। अब चलो यहां पे आते हैं, तो सल्फर रिएक्शन कर गया, किससे किया जी? वाटर से। स्टेप यूज कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक। ये एसिडिक है, ये भी मेरा क्या है? एसिडिक है। अब एसिड किससे रिएक्ट करेगा अगले स्टेप में? बेस से। बेस हमारा क्या डाला हुआ? NaOH। एसिड बेस सॉल्ट पिछले दिन बताया था, एसिड से क्या हटा देना है? H+, और बेस से क्या हटा देना? तो यहां से H+ हटाएंगे दोस्तों, क्या बचेगा? S पर 2- और Na पर प्लस, तो इससे क्या बन गया? Na2S। क्या बना जी? Na2S। अब आ जाओ, यहां पे SO2 फिर किससे रिएक्ट करेगा? NaOH। आराम से सीखे, क्या सॉल्ट बनेगा, अंदाजा कोई लगा सकते हो? Na, ठीक है, और कुछ? NaOH OS होल ट्वाइस, ठीक है। कोई एसिड बेस रिएक्शन पूछा, बहुत सिंपल, NaOS, ठीक है। नो, पीछे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखते। मतलब आपको समझ में एक चीज आनी चाहिए कि सर एसिड से रिएक्शन लिखने में तो बड़ा मजा आता है, बेस का H+OH- हटा दो, लेकिन एसिड की जगह और कोई एसिडिक सब्सटेंस दे दिया जाए, ऑक्साइड दे दिया जाए, तब मुसीबत बढ़ जाती है। तो आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, ये पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, इन पर जब आप वाटर डालते हैं, कभी ठंडी या कभी गर्म करनी पड़ती है, वो सिचुएशन पे, इसी से एसिड बनता। क्लियर हुआ? पहले क्या बोला हमने? कौन वाली एसिड? ऑक्सो वाली। क्लियर हो गया? जैसे, ध्यान से सुनिए, और इस दौरान हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट होता है। इस दौरान अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? कांस्टेंट। और इस प्रक्रिया को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छे से सीखे। क्या क्या बोला? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, आपने सुना है ये नेचर में क्या होता है? एसिडिक, सुना है ना? का मतलब क्या हुआ कि वाटर के साथ ये जुट के क्या बना लेगा? एसिड। मतलब अगर आपने कोई एसिड सुना है ऑक्सो, एक नाम बोले, कोई भी ऑक्सो एसिड बोलिए, H2SO4, तो वो किसी ना किसी किससे आया है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। अब वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड H2SO4 के लिए क्या रहा होगा? हो सकता है SO रहा हो, कि SO2 रहा हो, कि SO3, वही देखना, वही हमें सीखनी। तो हमने बोला नॉन मेटालिक ऑक्साइड पर वाटर डालेंगे, एसिड बनेगा। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे? इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है? हमेशा या जनरली? जनरली। इनऑर्गेनिक में हमेशा कुछ भी नहीं होता। आ जाइए, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक से, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो एसिड बना। एक एग्जांपल लेता हूं, SO3। क्या लिया? एडिशन मैकेनिज्म के अंदर जाकर के ये एक एसिड बनाएगा, H2SO4। क्या बनाएगा? आपका काम सिर्फ ये चेक करना है कि क्या दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है या नहीं। आपका काम ये चेक करना है फिलहाल, क्या दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है या नहीं है। कितने प्लस में है? यहां भी कितने प्लस में? समझ गए? इसका मतलब SO3 का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? H2SO4। क्या समझ में आया? अच्छा, अगर मैं यहां पे SO2 दे देता, क्या दे देता? SO2, और आपको बोलता कि अब बताओ जी एसिड क्या बनेगा, आप H2SO4 भी हो सकता था बना सकते थे,
लेकिन कैसे चेक करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है क्या? नहीं। इसका मतलब SO2 पर वाटर डालने से H2SO4 बनेगा क्या? तो मुझे लगे हाथ ये बता ही दीजिए ना कि SO2 पर वाटर डालने से कौन सी एसिड बनेगी? क्या बन जाएगी? H2SO3। और एक तरीका, ये मैकेनिज्म से होता है, कभी एडिशन एलिमिनेशन, कभी पुश पुल मैकेनिज्म, कभी मिक्स्ड मैकेनिज्म, कभी SN1 कभी SN2, कभी एक से ज्यादा मैकेनिज्म लगाया जाता है, लेकिन अभी हम लोग मैकेनिज्म पर नहीं जा रहे हैं। आप जुगाड़ में डायरेक्टली जोर लेना, काम निकल जाएगा आपका। फिलहाल बेसिक लेवल पर H2SO4 बन गया और ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर ले। H2SO3 बन गया। तो अगर मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सी एसिड बनेगी, बोलो कौन सी एसिड बनेगी? H2CO3। ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाओ, कोई दिक्कत किसी को? सीखा कि कैसे हम ऑक्साइड से क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं। नहीं किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है, आ जाइए। अब पॉइंट क्या है, अच्छे से सीखा जाए। ऑक्साइड पर वाटर डाला, एसिड बना दिया। अगर मेरा नॉन मेटल का ऑक्साइड, देखिए वो गिरा हुआ, आप लोग किन्हीं का उड़ा उड़ा है क्या? क्योंकि मेरे पास तो पैसा रहता नहीं है, हम गरीब आदमी हैं। वो देखिए 100, 100, 200 का नोट। अब अगला पॉइंट क्या है, ठीक से, नॉन मेटल के ऑक्साइड पर वाटर डालने से एसिड बना, लेकिन कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल है नेचर। क्या है नेचर में? तो उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, मैं याद दिला रहा हूं। CO भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बोलो। NO भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, N2O भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, H2O तो ऑलरेडी हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर है, और एक OF2। क्लियर है? ये सारे कैसे हैं नेचर में? न्यूट्रल। नेचर में क्या है? न्यूट्रल। अभी OF2 को हटा देता हूं। ये नेचर में क्या है? न्यूट्रल का मतलब है ये नेचर में एसिडिक है या नहीं है? नहीं है, और बेसिक भी नहीं है। तो क्या इनका हाइड्रोलिसिस होगा? क्या इनका हाइड्रोलिसिस होगा और एसिड बन जाएगा यहां? नहीं। क्लियर हो गया अच्छे से? बोलो। तो ये बहुत अच्छी चीज आपने सीखी। अभी कहानी कुछ और पढ़ना है, लेकिन हम लोग यहां से काम कर रहे हैं। तो अभी पिछले वाले में यहां हमने SO2 यूज किया था। हमने बोला SO2 किस एसिड से, कौन सा एसिड बनाएगा? पानी जोड़ देना है, H2SO3 बन गया। और बाकी तो हाइड्रोजन निकालने में आप लोग उस्ताद हैं ही हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अभी यहां आए हैं तो 1-2 लाइन और बोल देता हूं। तो एसिड से वाटर, नॉन मेटल के ऑक्साइड में वाटर जोड़ के क्या बना दिया? एसिड। अब प्रोसेस उल्टा कर दूं। उल्टा का मतलब एसिड से पानी निकाल लूं, उस प्रक्रिया को आप बोलेंगे डिहाइड्रेशन। क्या कर दिया? उल्टा। मतलब अब यहां पे क्या लिया? एसिड है मेरा। अब यहां से क्या कर दूं? वाटर निकाल दूं। पानी अपने आप नहीं निकलेगा, ऐड तो आराम से कर दिया, कुछ है ही नहीं ऐड करने में, लाया ग्लास डाल दिया। निकालने में क्या है? एसिड बोलेगा जहां पना तो कबूल करो, ले जाओ। निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है, और निकालने में पानी कभी भी गर्म नहीं किया जाता, ये दिमाग में बिठा ले। वो जो आप हरियाणवी मेथड लगाते हैं, हरियाणवी जाट 16 गुना 2 8, वो मेथड ना लगाएं कि कभी पानी निकालना हो तो केमिस्ट्री में क्या नहीं करना है? गर्म नहीं करना है। गर्म करने से पता चला कुछ और हो गया। तो हीटिंग ट्रीटमेंट जल्दी नहीं करनी, बहुत सोच समझ के करनी होती है। तो एसिड से पानी निकालने पर वापस क्या बन जाएगा? जिस तरीके से भी निकाला क्या बनेगा जी? वही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इस बार इसका एक नाम हुआ, मैं इस बार इनको बोलूंगा एनहाइड्राइड। क्या बोलूंगा? एसिड का सूखा हुआ ड्राई पार्ट, एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर हुआ जी? और इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलने जा रहा हूं?
डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब आ जाओ पानी निकालने वाला भी काम सीख लेते हैं, क्योंकि जब न तब ऑक्साइड में पानी देके एसिड बनाना पड़ जाएगा पिछले एग्जांपल की तरह, और कभी कभी अचानक क्या करना पड़ जाएगा, एसिड का ऑक्साइड बनाना पड़ जाएगा। तो दोनों काम हमें आना चाहिए। इस बार क्या करेंगे, पानी निकालना है तो क्या करना है, यहां जो भी एसिड होगा यहां से यहां आने में एक बार फिर से क्या सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, ये सेम। फिर जनरली, बाकी तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे आप, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या रखना है हमें, सेम। तो जब सेम रखना है तो कुछ नहीं करना है, एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना है और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना देना। एग्जांपल, मान लो HNO3 लिया, क्या लिया, कौन सी एसिड बोलते हो, नाइट्रिक बोलते हो जी, छोटो सीख रहे हो अच्छे से, नाइट्रिक एसिड लिया। अब मुझे इस बार इसका एनहाइड्राइड बनाना है। टॉपिक समझ में आया कि अगर नाइट्रिक एसिड से उसका पानी कोई निकाल ले तो नाइट्रिक एसिड क्या बना देगा। तो क्या बोला हमने, पानी निकालना, आपके पास दो उपाय है, या तो वाटर निकालिए, दो लगा के H2O घटाइए, या दूसरा उपाय मैंने क्या बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट देख ले और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड बना दे। बोलिए, नाइट्रोजन कितने में ऑक्साइड बनाना है, 5 में। तो अब सोचो ना कि N पर 5 रख दिया और O पर कितना है, 2 माइनस। तलवार चलाने में आप लोग माहिर हैं, चलाइए। तो क्या हो गया, N2O5। अरे वहां वाली यहां वाली वहां करोगे ना, तो क्या बन गया यहां पे, N2। कितने लोग को यह समझ में आया, हाथ उठाइए भाई, बस एक लोग को आया। चलो फिर से बता दो, क्या छोटू, वाटर निकालेंगे तो N2 बचेगा, क्या बचेगा, NO2 बचेगा, निकाल के दिखा तो। H2O ना घटाना है, आप H घटा रहे थे ना, तो H2O के लिए 2 H घटाना है ना, तो 2 H है क्या, तो क्या लगाओगे वहां, अब 2 H निकला, 1 O निकला, 2 H निकला, 1 O निकला, H2O सॉरी 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 6 में 1 निकल गया, तो कितना बचा, 5। नाइट्रोजन कितनी हो गई, 2, तो N2O5 आ गया। आपने सही से घटाया नहीं था। तो जैसे आपने जोड़ा है उसी तरीके से आप घटा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है करना, ये काम ना करें, ये खतरनाक काम है। ज्यादा बेहतर क्या काम करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है, ऑक्साइड बना देना। क्या दिक्कत है ऑक्सीडेशन स्टेट देख के, आयरन 3+ में है, बोलो ऑक्साइड क्या लिखोगे, Fe2O3। छोटू ध्यान दीजिए, आयरन 3+ में है, क्या ऑक्साइड लिखोगे, ऑक्साइड में O पर 2-, ये यहां डाला वो यहां डाला, क्या बना जी, Fe2O3। कार्बन 4+ में है, बोलो क्या ऑक्साइड लिखोगे, C पर 4+ है, O पर 2- है, कितनी संख्या लेनी पड़ेगी, 2, तो क्या हो जाएगा, CO2। कोई बोलोगे क्रॉस करूंगा तो C2O4 लिखोगे, फिर 2 कॉमन लेके हटेगा तो क्या बचेगा, क्या आया समझ में। तो अगर चार्ज दिया हुआ तो ऑक्साइड बनाना आसान है ना, Al पर 3+ है, क्या होगी ऑक्साइड की फॉर्मूला, Al2O3। बोलो, सिलिकॉन पर 4+ है, क्या होगा ऑक्साइड का फॉर्मूला, SiO2। फास्फोरस पर 5+ है, क्या होगा ऑक्साइड का फॉर्मूला, P2O5। बोलो, चलो, सल्फर पे 6+ है, क्या होगा ऑक्साइड का फॉर्मूला, SO3। अब कितने आराम से तो बन रहा है। सोडियम पर 1+ है, क्या होगा ऑक्साइड का फॉर्मूला, Na2O। इस बार यही कम है तो इसको डबल करना पड़ेगा ना, 2- के लिए, क्या हो गया ये Na2O। क्लोरीन पर 7+ है, क्या होगा ऑक्साइड का फॉर्मूला, Cl2O7। जेनॉन पे 8+ है, क्या होगी ऑक्साइड की फॉर्मूला,
XeO4। तब ना कमीनो तुम लोगों से कहते हैं, जैसे तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं और सिखा रहे हैं ना, तुम लोगों को एहसास नहीं है। मेरे को कोई सिखाया होता ना तो आज हम स्पेस में कहीं होते। तो आ जाइए, ये पहले क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बना देना? ऑक्साइड बना देना। तो मुद्दा दो है, एसिड से ऑक्साइड बनाना और ऑक्साइड से एसिड बनाना। तो मैंने बोला कि ये चीजें फ्रीक्वेंट यूज होती है केमिस्ट्री में, जब न तब यूज होती रहेंगी, अभी आते रहेगा, ये चीजें खूब यूज होंगी। तो कभी भी अगर ऐसा जरूरत पड़े कि मुझे एसिड बेस रिएक्शन करना है, आराम से रिएक्शन कौन सी करनी है? एसिड बेस। और एसिड के जगह एसिड का ऑक्साइड मालूम है, एसिड की जगह क्या मालूम है एसिड का? अब मुझे तो आदत है हाइड्रोजन हटाने की और OH माइनस हटाने की, तो मैं आराम से क्या करूंगा बोलो? पहले इस ऑक्साइड को चुपके से किस में कन्वर्ट कर लूंगा? मन ही मन एसिड में, कि ये किस एसिड का एनहाइड्राइड है। तो चुपके से बना लिया, क्या है? फिर HCO3, H2O जोड़ने बोला ना, तो H2 तो रह गया, एक O आया, तो 2O एक O क्या बन गया? H2CO3। समझे? तो H2CO3 बन गई। अब उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दो तो CO3 बचा। CO3 पर कितना माइनस होगा? 1 या 2? 2। क्यों 2? क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकाला, तो CO3 पर 2 माइनस। यहां से क्या आएगा? Na पर 1 प्लस, क्या बनेगा जी? Na2CO3। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाइए। हाँ छोटू, एक और एग्जांपल दे रहे हैं, परेशान नहीं होना, ठीक है? छोड़ेंगे नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं, दिमाग में यही रखना, घबराना नहीं। पूरा टाइम दे रहे हैं और पूरी एलिमेंट्री चीजें सिखा रहे हैं, बस आपको लगना पड़ेगा। अगर हमारा फाउंडेशन वीक है तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से लगना पड़ेगा, और आपका नहीं, सबका वही हाल है, समझ गए? इसलिए खुशी, हमारा भी वही हाल है, ऐसा नहीं सोचना। देखो अगला मैं दे रहा हूं, मैंने बोला कि आपको मैंने दिया SO3 और इसकी रिएक्शन करवानी है KOH। तो क्या मुझे एसिड अवेलेबल है या एनहाइड्राइड अवेलेबल है? एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हो? एनहाइड्राइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड को एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं? एनहाइड्राइड क्योंकि एसिड का डिहाइड्रेशन करके अपन वो लाते हैं। तो मैंने बोला चुपके से क्या कर लेना है? H2O जोड़ देना, एसिड बना लेना। तो H2SO4। अब दिमाग में ही चलाओ, H2SO4 में कितने हाइड्रोजन हटाएंगे? 2। बचेगा क्या? SO4 पर कितनी माइनस? तो SO4 पर 2 माइनस, तो यहां से क्या आएगी? K प्लस, क्योंकि OH माइनस हटेगी, तो K प्लस और SO4 पर 2 माइनस, वहां -2 है, यहां +1 है, तो क्या हो जाएगा? ये K2SO4। कितने लोग को आ गया समझ में? हाथ उठाइए तब। अच्छा चलिए, अगर मैंने दिया, ध्यान से, N2O3 क्या दिया, और इसको मैंने रिएक्शन करवाया NaOH। किससे रिएक्शन करवाया? आराम से। पहला काम क्या करना है? वाटर जोड़ना। जोड़िए और एसिड बनाइए, बताइए क्या होगा एसिड? H2N2O4। क्या यही आ रहा है? यही आ रहा है छोटू? यही आ रहा है सभी का? गलत आ रहा है। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक आएगा, पानी जोड़े हैं तो ठीक आएगा। आपने यही लाया ना, गौर से देखिए, बन गया। 2 कॉमन आएगा ना, तो मेरा एसिड ये नहीं है ना, एसिड कौन हुआ? HNO2। अब क्या यहां से हटाऊंगा तो क्या बनेगा? NO2 माइनस, क्या लगाएंगे उसमें? Na प्लस, तो क्या बन गया? NaNO2। कितने लोग को आ गया समझ में? हाथ उठाइए। क्लियर हुआ? चलो फिर से दे रहा हूं एक, मैंने दिया Cl2O5 प्लस CaOH होल 2। पहले एसिड बनाना है ना, H2
HClO3, HClO3 आएगा। HClO3 कैसे? H2Cl2O6 सब इवन नंबर है। H2Cl2O6 दो कॉमन, क्या बचा? HClO3। अब क्या बनेगा? Cl2 माइनस, यहां से क्या आएगा? Ca प्लस या 2 प्लस, तो Ca2 प्लस और Cl2 माइनस, तो क्या हो जाएगा दोस्त? CaClO3 का। कितने लोग को आ गया समझ में? इसलिए मैं बोलता हूं आप क्लासेस रेगुलर करें। आपको कुछ नहीं आता है ना, तो मेरी जिम्मेदारी मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा। इन चीजों की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ये टॉपिक आनी बाकी है, अभी कई बार आएंगे, कई बार ये टॉपिक आएगा, आप फिर से पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये सब चीजें थोड़ा पहले सीख जाने से आगे केमिस्ट्री को समझना या मेमोराइज करना इजी हो जाता है, स्टोर ज्यादा देर तक करेगा। तो चलो आ जाओ वापस। अब मैं एसिड से एनहाइड्राइड बना रहा हूं, नाइट्रिक का बना दिया। अगला HClO4, बताओ क्या बनेगा? क्या करना है एसिड से एनहाइड्राइड बनाने के लिए? क्या तरीका बताया? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, या तो पानी घटाओ या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कितना प्लस है जी? 7 है। कैसे? H पर 1 प्लस छोटू सिखाया था, और O पर 2 माइनस, तो 2 माइनस गुना 4, 8 माइनस 1 प्लस 7 माइनस, तो क्लोरीन की चार्ज कितनी हो जाएगी? 7 प्लस, तो क्लोरीन 7 प्लस हो गई। अब बताओ क्या बनेगा इसका एनहाइड्राइड? Cl2O6। क्या आया समझ में? एसिड से एनहाइड्राइड बनाना। अगर मैंने एग्जांपल दिया H3PO4, एनहाइड्राइड बताना। P2O5, 3 प्लस 8 माइनस 5 माइनस, 0 करने के लिए 5 प्लस, तो P पर है हमारा दोस्त +5, तो यहां क्या बन जाएगा अपना? P2O5। मेरे पढ़ाने का तरीका कन्वेंशनल तरीके से बहुत अलग है, ये समझ में आ गया? अगला देखो, एक और करवा दे रहा हूं। अगर मैंने दिया H3BO3, B2O3 कैसे? 3 प्लस 6 माइनस, तो 3 माइनस, तो 3 प्लस, क्या बन गया? तो आपने क्या सीखा? ये मैं बंद कर रहा हूं यहां पे इसको। हम लोगों ने इस तरह से दोस्त सीखा है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और उनको अगर एसिड में कन्वर्ट करना हो तो फिलहाल हम पानी को जोड़ के एसिड का फॉर्मूला लिख लेंगे, और अगर मुझे कभी एसिड से उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना हो तो फिलहाल अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के और उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड लिख देंगे। और आपको इस दौरान मैंने एसिड बेस रिएक्शन को निकालने भी सिखाया कि किस तरह प्रोडक्ट निकालते हैं। अब आते हैं यहां पे, मुद्दा क्या था? NaOH में किसकी सॉल्युबिलिटी? सल्फर की। दो चीजें बनी, क्या क्या? H2S एंड SO2। मेरा जो यहां पर H2S है वो एसिडिक है, तो H प्लस हटाया, बन गया सॉल्ट। बोलो। लेकिन जो SO2 है, हमने पढ़ा कि ये डायरेक्टली एसिड नहीं है, ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस एसिड को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स H2SO3। 4 नहीं ना, 3 ना छोटू, ठीक। तो अब मेरा सॉल्ट क्या बनेगा दोस्त? Na2SO3। क्लियर है? तो मेरा रिएक्शन यहीं पे समाप्त होना चाहिए। NaOH प्लस सल्फर का क्या क्या बनना चाहिए? Na2S और Na2SO3 प्लस वाटर। लेकिन पॉइंट इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ऐड ये होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो Na2SO3 बना है, जहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जहां पर
सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, अगले पेज में यूज करो। ऑल्सो मैंने बोला कि ये जो अपना Na2SO3 बना, जहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, इसके साथ एक हादसा है। हादसा ये है, ये सल्फर से, सल्फर जो है, चूंकि सल्फर सारा समाप्त नहीं हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, बन रहा है, और जो बचा हुआ है उस सल्फर से, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन आगे जा रहा है, तो सारा एक ही बार में समाप्त नहीं होगा ना। जो अमाउंट ऑफ सल्फर वहां पर रिमेनिंग है, उस बचे हुए सल्फर से वो फिर से कंबाइन करता है। कौन? Na2SO3। इसका रिकॉम्बिनेशन हो एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मतलब बेस, बेस तो यहां है ही, कौन? NaOH, है ना जी। तो इसमें दोबारा कंबाइन कर रहा है, और ये खतरनाक रिएक्शन, बहुत खतरनाक। आप फिलहाल इसको याद रखना, आपको मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप जोड़ दीजिए याद रखने के तरीके। तो क्या बन गया? Na2S2O3 क्या बन गया? अरे नहीं हुआ रे, S2 हो गया, नहीं हुआ। एक्चुअली ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जिसमें सल्फर अब 4 में नहीं है, एक सल्फर 6 में है और एक -2। एक सल्फर 6 में है और एक सल्फर कैसे, बाद में सीखेंगे। बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा एडिशनली आपको लर्न करनी है अभी, कि जो Na2SO3 बनी वो सल्फर से दोबारा क्या कर जा रहा है, रिएक्ट, और सीधा याद रखा हमने, जुट गया, क्या बन गया? Na2S2O3। हमने बोला एक पेज चिपकाने के लिए, कुछ पेजेस चिपकाने के लिए स्टडी टेबल के सामने, किस किस चीज पर? बॉन्ड एंगल, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बोलो कलर, और बोलो कॉमन नेम्स, और एक बॉन्ड एनर्जी तो बोल दिया, बॉन्ड एंगल बोल दिया, बॉन्ड लेंथ नहीं, तुरंत भूल गए। पांच लिस्ट बोला था, बोलो। चलो देखो, ठीक है, सोचना। कॉमन नेम तो बोल ही दिया तुमने, 4 गिना है ना, बॉन्ड, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, कॉमन नेम, कलर, 4 तो गिना है ना। बॉन्ड लेंथ बोला था ना, देखिए। अच्छा चलो कोई, तो इसका नाम अब आपको लिख देना, जैसे आज 5-6 नाम कॉमन नेम का लिखा, इसका नाम है हाइपो। क्या नाम है? हाइपो। क्या नाम है? हाइपो। इसका बहुत काम होता, स्टूडियो में देखे होगे, फिल्म का डेवलपमेंट करता, फिल्म की धुलाई होती है, करता है ना, फोटो खींचने के बाद रील वाले जो होते हैं फोटो, उससे रील की धुलाई की जाती है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। या एक्सरे प्लेट को वॉश किया जाता है, एक्सरे होने के बाद प्लेट को वॉश किया जाता है, नहीं तो काला काला पानी देखोगे फेंका रहता है, तो हाइपो उसका नाम है। अब रिएक्शन को जोड़ दिया इस तरह से, क्या क्या किया बोलो, क्या था अपने पास? NaOH प्लस क्या? सल्फर, एक्वस, गर्म किया, पहला प्रोडक्ट क्या बना? Na2S। पहला प्रोडक्ट क्या बना? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम किसमें है? इसमें ना, अंडरगोज कॉम्बिनेशन विथ, किसके साथ कॉम्बिनेशन में जाएगा? सल्फर। किसके साथ ये कॉम्बिनेशन में जाएगा? सल्फर। तो अब ये समाप्त हुआ, ये ना समाप्त हुआ, तो ये नई चीज किस में कन्वर्ट कर गया? Na2S2O3। क्या आया समझ में आपको? नई चीज किस में कन्वर्ट किया? Na2S2O3 प्लस वाटर।
अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के नजरिए से देखूं तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहां पे कितनी है -2, और यहां पे क्या क्या है +6 एंड -2। तो आपको ये समझ में आया कि ये यहां से यहां फिर से रेडॉक्स हुआ। रेडॉक्स में भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है, क्योंकि 0 किस में गया -2 में भी, और किस में गया +6 में भी। तो ये अपने आप में फिर से एक क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन। और इस रिएक्शन से इस तरीके से हाइपो भी तैयार हुआ। कौन सा एक कंपाउंड तैयार हुआ, हाइपो। तो ये हाइपो का प्रिपरेशन मेथड है आपके सिलेबस में पी ब्लॉक में। हाइपो बनाने की प्रिपरेशन मेथड, 2 मेथड से हाइपो बनता है, एक ये मेथड, एक ऊपर वाली मेथड। ये भी तो डायरेक्ट हाइपो बना रहा है, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे हाइपो प्रिपरेशन। ये भी हाइपो की प्रिपरेशन मेथड है और ये भी हाइपो की प्रिपरेशन मेथड है। तो आपने क्या सीखा बताओ, सल्फर जब NaOH से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है Na2S प्लस Na2S2O3 प्लस वाटर। फिर से बोलो Na2S प्लस Na2S2O3 प्लस वाटर। तो दोनों ही तरह के सल्फर वाटर में इनसॉल्युबल थे, दोनों ही तरह के सल्फर अल्कोहल बेंजीन ईथर में पार्शियली सॉल्युबल थे, दोनों ही तरह के सल्फर हॉट वाटर में सॉल्युबल थे, और दोनों ही तरह के सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल थे, और NaOH में भी सॉल्युबल है। क्या बना रहे हैं Na2S प्लस Na2S2O3। बढ़िया से क्लियर है सबका। अब आखिरी पॉइंट सल्फर पर एक पॉइंट और डिस्कस करूंगा। सल्फर का आपको मैंने पिछली क्लास में बताया, मतलब शुरुआत पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है या फिर कोवेलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर है, उसके मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूलर, तो उसके मॉलिक्यूल क्या बताया था हमने S8 S6 वगैरह। तो आ जाओ ध्यान से, यहां पे एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ किसका अल्फा एंड बीटा सल्फर। इन दोनों सल्फर का क्या लिखने जा रहा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्म्स। किस स्टेट में बोलो एलिमेंटल स्टेट में। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म्स S6 से लेकर के S20 तक, S6 से लेके कहां तक, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई ज्यादा कोई कम, टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो घटता बढ़ता रहेगा। यही वजह है कि सल्फर की रिप्रेजेंटेशन आप S लिखते हैं। समझ में आया, सल्फर इज रिप्रेजेंटेड एज या रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला क्या S। कुछ आया समझ में। अभी भी आपने क्या लिखा S8 प्लस वाटर लिखा या S प्लस वाटर लिखा, क्या लिखे जी S प्लस वाटर। आप क्या लिखोगे S8 प्लस O2 लिखोगे या फिर S प्लस O2 लिखोगे। समझ में आया। तो सल्फर का हम लोग एक लिखते हैं क्योंकि भाई वो अनसर्टेन है, लेकिन सल्फर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S6 से लेकर के S20। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूम टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, तो एसिड, ये मोस्ट अबंडेंट एट रूम टेम्परेचर, मोस्ट डोमिनेटिंग एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर सल्फर की कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा है, एसिड। तो कैल्कोजेन ग्रुप में ये सल्फर की कहानी, इतनी कहानी मिनिमम हमें आनी चाहिए। सल्फर एलोट्रॉपिक है, उनके 2 एलोट्रॉप्स हैं, क्या क्या है। सल्फर एक मेडिसिनल एलिमेंट है, स्किन डिजीज में सल्फर का इस्तेमाल होता है, सल्फर का इम्यून के लिए इस्तेमाल होता है, इनटेक भी हम लोग सल्फर का करते हैं। सल्फर कंपाउंड्स जहां भी हैं, जिन चीजों में भी हम जानते हैं कि सल्फर है, ऐसे चीजों को हम हीट करके डायरेक्ट ट्रीटमेंट के साथ नहीं कर सकते हैं, फ्राई करके नहीं खा सकते हैं, वैसे चीजों का ट्रीटमेंट सोच समझ के हमें करना पड़ेगा। इनटेक सेलेनियम बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, टेल्यूरियम बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, पोलोनियम ज्यादा नहीं पढ़नी है। सेलेनियम टेल्यूरियम में रफली समझ लिया कि मेटलॉइड है, तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स के फॉर्म में जा सकते हैं रेदर देन मॉलिक्यूलर। मेल्टिंग पॉइंट उस ग्रुप में किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। ऑक्सीजन ओजोन को डिफरेंशिएट किया और इस तरीके से आपका कैल्कोजेन का इंट्रोडक्शन समाप्त किया। सीखिए अच्छे से NaOH के साथ रिएक्शंस वगैरह। अगली क्लास में हम लोग अब बगल वाली ग्रुप 15 की तरफ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, यही आपको सबसे ज्यादा काम देगा।
वन लाइनर सॉल्व कीजिए, खुद से वन लाइनर कर सकते हैं आप। जैसे अगर 2 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स आप एक साथ रहते हैं तो बड़ा अच्छा ये काम कर सकते हैं। आप उसको बोलिए कि भाई तुम भी पढ़ के आओ, अगर एक साथ जो रहते हैं, या गर्ल्स में भी जो 2-3 लड़कियां एक साथ रहती हैं, तुम भी 20 क्वेश्चन लिख के लाना वन लाइनर, मैं भी 20 लिख के लाऊंगा वन लाइनर। वन लाइनर का मतलब इसी तरीके से NaOH में सल्फर सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल, वन लाइनर। NaOH में सल्फर क्या बनाएगा, वन लाइनर। क्लोरीन हॉट वाटर से क्या बनाएगी, वन लाइनर। तो भाई 20 तुम लेके आना, 20 मैं लेके आ रहा हूं, दोनों बैठ गए और वन लाइनर 20 क्वेश्चन कितने देर में बनेगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट बहुत हुआ। तो तुम्हारे क्वेश्चंस उसके पास चले गए, उसके क्वेश्चंस तुम्हारे पास आ गए, सभी का प्रैक्टिस हो गया। सर्कुलेट करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि सब लिख रहा है कुछ ना कुछ। तो ये बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है ये, डिस्कशन करके इस तरीके से हम करते हैं तो आपको इससे ये भी आएगी, कभी कभी जलन भी आएगी, जो जलन बड़ा फायदे करता है। किस बात की, और इसके दिमाग में बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है यार, मेरा क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर कुछ को इस बात पे न जाए, इस उम्मीद पे न जाए कि भाई हमें पड़ोसा जाए, इस ये ना सोचे कि हर कुछ बना के प्लैटरिंग करके आपके सामने रख दी जाए, और तरीका सोचे उन्नति का, प्रगति का, प्रोग्रेस का। समझ रहे ना, रेक्टिफिकेशन का तरीका सोचे, कॉपी नहीं करे। हम लोग कर क्या रहे हैं, कॉपी करते हैं, और मोस्टली ये कॉपी का सोर्स आज के डेट में क्या है, इंटरनेट है। वही है ना, लोगों को जैसे पढ़ते देखते हैं मुझे लगता है कि यही तरीका है, ऐसा नहीं है भाई। ढूंढने वाले नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो आपस में थोड़ा डिस्कशन एक अच्छा तरीका है, लेकिन डिस्कशन में अच्छा सैंपल चुनिए जो लगे कि हाँ भाई ये स्टूडेंट हमारे टक्कर का है, कि हमसे थोड़ा 19-20 हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं 20 हूं तो मैं ले लूं सैंपल किसको, 10 को या 5 को। पता चला हम तो गए ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं किस केमिस्ट्री में, नाइट्रोजन फैमिली केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।